This is a conversation with Mohammed Zishan Ayub. वो एक एक्टर है, popularly known for his roles in movies like Article 15, Shahid, Ranjana, Zero, Tubelight, Thugs of Hindustan, along with series like Tandav and Scoop. In this conversation, we discuss how do you extract the truth from the imaginary world of cinema, theatre and acting. उस झूठ में से सच कैसे निकालते हैं? Then he gives me an acting 101 masterclass, a comparison of high and low status. How do you change status within a scene? How do you convey the invisible? एक character का सुर कैसे मिलता है? The key of it, the trigger of a character. We also explore how do you break the stereotypes with the hero का दोस्त का character. And then we also explore how an actor should be politically committed or not, whether there's repercussions or consequences of taking a political stance, and then some of the challenges of working in the film industry. This is no time. If you like what you see, then do hit subscribe on YouTube, follow on Spotify, rate 5 stars on Apple Podcasts. This project takes a lot of my time, money, and efforts. If you like to see it continue, please consider making a donation on Patreon. You can buy Super Thanks on YouTube. You can join as a member on YouTube. If not through monetary channels, and do consider sharing these episodes, leaving your likes and comments. All forms of engagement, they really go a long way. For other forms of love and support, you can follow this channel on Instagram or Twitter, or follow me personally. Arab, aap sun rahe hain. It's no time. Check the mic and make sure it sound right, boys. सैनफोर्ड माइजनर, जिनने माइजनर एक्टिंग टेक्निक इन्वेंट की थी, उन्होंने एक बार कहा था, एक्टिंग इज बिहेविंग ट्रूथफुली अंडर इमेजिनरी सर्कमस्टांसेस. अकीरा कुरोसावा ने भी कहा था, द रोल ऑफ द आर्टिस्ट इज टू नॉट लुक अवे. अ फिल्म मस्ट शो द ट्रूथ ऑफ लाइफ इवन इफ थ्रू लाइज. आपने काफ़ी पुराने इंटरव्यूज में कहा है कि एक्टिंग एक ऐसी कला है जिसमें हम सबसे झूठी फील्ड में सच ढूंढ रहे हैं. पूरी ऑडियंस जानती है कि ये जो मूवी आप दिखा रहे हैं इट्स नॉट रियल. ये जो किरदार आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, दीज आर एक्टर्स प्लेइंग रोल्स. एंड क्योंकि आप ये झूठ से शुरुआत कर रहे हैं, यू हैव सेड इट्स टफ टू अचीव परफेक्शन. 100% कभी आप अचीव नहीं कर पाएंगे बिकॉज द बेस लाइन इज फ्रॉम अ लाइन. पहला क्वेश्चन, क्यों करते हैं हम ऐसा? व्हाट्स द पॉइंट? व्हाई डू वी इवन बॉदर इन द फर्स्ट प्लेस? क्यों बनाते हैं मूवीज़? क्यों कहानियाँ पढ़ते हैं, लिखते हैं? क्यों नाटक देखते हैं? क्यों करते हैं ये चीज़ कॉल्ड एक्टिंग, ट्राइंग टू एक्सट्रैक्ट द ट्रूथ फ्रॉम लाइज, ये झूठ में से सच निकालना? व्हाई डू वी बॉदर इन द फर्स्ट प्लेस? व्हाट इज द मैजिक ऑफ एक्टिंग, ऑफ थिएटर, ऑफ सिनेमा दैट वी फील दिस नीड टू कॉन्स्टेंटली क्रिएट दीज लाइज? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन. पहले तो मैं ये बोलूँगा, इतनी डिटेल वाली बात लोग करना शुरू करते नहीं हैं. आई थिंक ये कहीं ना फिलॉसफी में बेस्ड है इसका आंसर. इट्स मोर लाइक और साइकोलॉजी. आई थिंक एक ना वो शुरुआत से ही ह्यूमन माइंड ना एक अदरनेस को ढूंढता रहा, उसको समझने की कोशिश करता रहा, अपने सर्वाइवल के बारे में, अपने एग्जिस्टेंस के बारे में. ये सारी चीज़ें रही हैं अगर आप शुरुआत से देखते भी हैं. एंड देन आई थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन द बिगिनिंग इज यू लाइक टू ट्रांसेंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. तो आई थिंक आर्ट जो है ना, सबसे पहले कुछ चीज़ें होती हैं विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड. आई थिंक हम हर चीज़ कि भाई हम इसको जो है बना देंगे और इससे कुछ हम ऐसा क्रिएट करेंगे विच इज़ लाइक मे बी अ कार. फाइन, कार इज़ ओके, ठीक है. कार मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, मैं बाहर देख रहा हूँ, दैट इज़ फाइन. अदरनेस तब आती है जब ये कार के अलावा इट हैज़ समथिंग मोर टू इट विच कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड. सो आर्ट बेसिकली इज़ वॉट कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड बट कैन ओनली बी एक्सप्रेस्ड. तो हमें अपनी मंडेन लाइफ से, अपनी सारी चीज़ों से वी लाइक टू ट्रांसेंड. हम कहीं और किसी और दुनिया में जाते हैं, हम वहाँ पे जाके इमेजिन करते हैं कि अरे यार ये हो रहा है. एज एन एक्टर, जैसे वो नसीर साहब भी बोलते हैं और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जनरली आर्टिस्ट जो है कोई भी, वो ना थोड़ा सा, जावेद साहब ने भी बोला था कि थोड़ा सा ना मसला होता है, केमिकल लोचा जिसको आप बोलें. तो सनकी होता है एक आदमी. जैसे नसीर साहब की एक वो थी थियरी जो उन्होंने खुद ही बाद में बोला कि अब मैं मानता हूँ कि थोड़ा बदल गया है, बट आई स्टिल बिलीव कि 90% केसेस में दैट इज़ द केस कि बचपन के कुछ चीज़ें होती हैं, अगर मैं एज एन एक्टर बात करूँ, जो अनफुलफिल्ड होती हैं. इट कुड बी कि आप बहुत ज़्यादा इग्नोर किए गए बचपन में. कई बार ये हो सकता है, कई बार हो सकता है कि कुछ ट्रॉमा ज़्यादा थे आपके, कई बार बहुत ज़्यादा सप्रेस किया गया आपको. तो इन सारी चीज़ों से आपको एक निकलने का मौका मिलता है. आप वेंट आउट कर सकते हैं वॉट एवर इज गोइंग ऑन इनसाइड यू. ये ज़रूरी है होना?
नहीं, ज़रूरी नहीं है, अच्छा, मतलब कई लोग स्किल बेस्ड उस पर भी करते हैं, बट वॉट आई हैव ऑब्जर्व्ड कि मोस्टली जो किसी एक बैकग्राउंड के साथ आते हैं जिसमें कहीं एक कोई वही सन की पना होता है, कोई एक पागलपन होता है, दैट गिव्स यू दैट एज आपका इन क्या? योर परफॉर्मेंस। यार मुझे आई थिंक, मैं वो वाला बोलता हूँ कि मेरा बड़ा भाई जो है ना, आपने वो देखिए जो जीता वही सिकंदर देखिए आपने, तो किसी की गलती नहीं है उसमें। आई थिंक वो एक अपना एक जो कॉम्प्लेक्स आता है, बिकॉज माई एल्डर ब्रदर ही वॉज ऑलवेज एन अचीवर। तो पढ़ाई में बहुत ज़्यादा अच्छा था, मैं भी ख़राब नहीं था पढ़ाई में, मैं अगर वैसे देखूं तो मैं काफ़ी अच्छा स्टूडेंट था, लेकिन वो कमबख्त टॉपर था। तो बात क्या है कि आप हमेशा ना एक स्टेप पीछे वाली एक फीलिंग ना कि अच्छा ठीक है छोड़ो, वो किसी स्पोर्ट्स में हाथ डालता था तो उसमें बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता था। सो वट एवर ही वॉज टचिंग वो उसमें एक्सेल कर रहा है, एक्सेल कर रहा है। तो किसी ने मुझे कभी ऐसा बोला नहीं या इग्नोर नहीं किया, उस तरह की चीज़ें नहीं थी, बट ऑटोमेटिकली ना आई थिंक कहीं एक सेंस ऑफ वैलिडेशन खो रहा था। तो मैं जब पहली बार स्टेज पे गया उस तरह से, मुझे रियलाइज हुआ कि यार देयर आर सो मेनी थिंग्स जो कि मुझे सप्रेस करनी पड़ती है, मैं बोल नहीं सकता, ये बोलना ख़राब है, ये बोलना ऐसा है, ये बोलना वैसा है। जब मैं स्टेज पे गया, मैं सब कुछ एक्सप्रेस कर पा रहा हूँ और मुझे कोई जज नहीं करेगा। आई थिंक वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है एज एन एक्टर के, जैसे लोग मानते नहीं है, पर मैं एज एन एक्टर में बहुत शाय आदमी हूँ, और आपको ये ना बहुत सारे एक्टर्स के साथ मिलेगा कि वो ना जनरल तौर पे ना नए आदमी से एकदम से बहुत ज़्यादा बात नहीं कर पाते हैं। खुल जाएंगे तो बहुत खुल जाएंगे। तो स्टेज पे अगर आप मुझे ऐसे ही जनरली बुला लेंगे कि अरे आ जाओ चलो, और आके फलाना करो ढिमकाना करो, यहाँ पे इन लोगों से ऐसे ही रैंडमली बात कर लीजिए, मैं घबरा जाऊँगा। मेरे बहुत ज़्यादा पसीना आने लगेगा, हाथ पैर मेरे फूलेंगे, मैं घबरा जाऊँगा क्या करना है। बट इफ़ यू गिव मी अ सिचुएशन जहाँ पे मैं नहीं हूँ, नाउ आई नो, आई थिंक मेरा सबकॉन्शियस माइंड वैसे ही वर्क करता है कि मुझे कोई जज नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे जो भी करूँगा इट इज़ नॉट ऑन मी, सो आई कैन एक्सप्रेस एवरीथिंग दैट आई एम फीलिंग, एंड इट विल बी टेकन एज कि ये इस कैरेक्टर की वजह से है और ये कैरेक्टर कर रहा है, ये जीशान नहीं है। आई थिंक वो एक है। और मुझे पहली बार वैलिडेशन वहाँ पे मिला जब मैंने अपने कॉलेज में थिएटर शुरू किया। और हमारे जैसे मैं जो अभी बोल रहा था उसको मैं अगर समराइज सा करूँ तो हमारे एक टीचर थे जमील अहमद, बांग्लादेश से आए थे एनएसडी के वक्त में, उन्होंने हमारे साथ प्ले बनाया था। तो मैं उस टाइम पे किसी थोड़ी एक टेंशन से गुजर रहा था, बहुत ज़्यादा ना चीज़ों से परेशान था, और कुछ पर्सनल चीज़ें भी थी उसके अंदर। और मैं उनके पास गया, मैंने कहा सर मैं ना रिहर्सल में नहीं आ पाऊँगा, मैं नहीं कर पाऊँगा प्ले। तो उन्होंने बोला अच्छा क्या हुआ, ही अंडरस्टूड, वो मुझे साइड में लेके गए, उन्होंने बोला क्या हुआ। आई टोल्ड हिम कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, एंड ही ऑल्सो मे बी जिस वजह से मैं अभी एक्सप्रेस कर पाया, आई थिंक ही वॉज द वन जिन्होंने वो एक्सप्रेस करने की ताकत दी थी मुझे, वो वर्ड्स दिए थे। उन्होंने बोला कि जिशान वी आर द मोस्ट लकी पीपल इन द वर्ल्ड, क्योंकि हम आर्टिस्ट हैं। तो वॉट एवर यू आर गोइंग थ्रू, गो ऑन स्टेज, टेक एवरीथिंग आउट, इट विल नॉट बी ऑन यू, इट विल ऑलवेज बी कैरेक्टर। तो ईवल से ईवल थॉट हो आपका, आपका कुछ भी हो, इट इज काइंड ऑफ थेरेप्यूटिक, आपकी थेरेपी होती है व्हेन यू आर इन आर्ट। कैथारसिस आपको अचीव होता है, आप बेसिकली क्लेंजिंग का एक वो है, आपको कंप्लीटली अपना क्लेंज होते हो आप। कई बार शो के बाद ना आपको गुस्सा भी नहीं आ रहा होता किसी चीज़ पे, आपको जो है आप न्यूट्रल पे आ जाते हो, शून्य जिसको कहा जाता है ना, आप वो अचीव कर पाते हो आफ्टर द शो। उससे पहले 1000 चीज़ें चल रही होंगी एंड सडनली आपने अपने आप को साफ कर दिया। तो आई थिंक दैट इज़ द ब्यूटी। एंड एट द सेम टाइम कमिंग बैक टू जहाँ से आपने शुरू किया था, कि ऑडियंस के लिए भी ऑनेस्टली दिस इज हाउ इट वर्क्स। आप वहाँ बैठते हो, आप एक अलग दुनिया में एंटर करते हो, उसके अंदर आप हारते हो, आप जीतते हो, आपको कोई अपना दोस्त दिखता है, कोई रिश्तेदार दिखता है, कोई फ्यूचर दिखता है, कभी आपका पास्ट दिखता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको साफ करती रहती हैं। एंड जब वो ख़त्म होता है यू फील काम। अगर वो अच्छा आर्ट पीस है, ख़राब भी होते हैं, बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं, पर अगर अच्छा आर्ट पीस है तो उसके बाद ना आदमी बहुत साफ होकर बाहर निकलेगा। आप बहुत कमाल की फिल्म देखते होंगे तो आई एम श्योर आपके साथ भी होता होगा, या प्ले देखते होंगे, कई चीज़ें देखने के बाद ना आप बोलते हो यार फ़ौरन ना अभी मुझसे कोई बात मत करो, जस्ट गिव मी 5 मिनट्स। आप जाते हो अपना आराम से कोने में बैठते हो, मे बी कोई चाय लेके बैठेगा, कोई कुछ करेगा, थोड़ा सा एक ना अपना वक्त आपको चाहिए होता है उसमें। आई थिंक आर्ट ये करती है, एंड दैट इज़ वाई हम बार बार इस झूठ में अंदर आते हैं
और सच ढूंढने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर वो सच नहीं होगा तो ये थेरेपी नहीं होगी। दिस डीपर लेयर टू मूवीज, ये जो फिलॉसफी आपने शेयर की है ऑफ ऑडियंस के लिए एस्केपिज्म, एक्टर के लिए कथासिस, दिस सेंस ऑफ ट्रांसेंडिंग योर रियलिटी, वाज दिस ऑब्वियस टू यू राइट फ्रॉम द बिगनिंग? जब आपने पहली बार मूवी देखी सिनेमा में, अजूबा अमिताभ बच्चन की, जब आपने मूवी देखी जादूगर, तूफान, आपने राम गोपाल वर्मा की सत्या देखी, या घर पे 100-150 बार शराबी देख ली कैसेट पे, या आशिकी की एल्बम सुनते थे, हाँ, was this the relationship? What is obvious to you what films represent? कि आपको लगता है पहले जो आपका रिलेशनशिप मूवीज के साथ था was very different, and now जब आप एक्टर बने, आप स्क्रीन के इस साइड पे आए, आपका रिलेशनशिप मूवीज के साथ बहुत अलग हो गया है? डेफिनेटली। आई थिंक शुरुआत में मुझे क्यों ये वाली फिल्म्स पसंद आ रही थी, मुझे अब समझ में आता है कि क्यों मैं अजूबा देख के मुझे मज़ा आता था, बिकॉज मैजिकल थी। तो कहीं ना कहीं, जैसे मैं हमेशा वही बोलता हूँ, बड़ी ख़राब बात लगती है लोगों को, मेरे कई लोग गुस्सा भी हो जाते हैं उस बात पे, कि मेरा स्कूल टाइम उतना ग्रेट नहीं है मेंटली। कई लोगों को होता है ना कि यार दैट वाज द बेस्ट टाइम और फलाना ढमकाना, मैं कहता हूँ नहीं, पता नहीं, मैं ना स्कूल उतना एंजॉय कर नहीं पाया। पढ़ाई कर रहा था, स्पोर्ट्स में भी था, सब कुछ वाज डूइंग एवरीथिंग, पर कभी ना फ्री महसूस नहीं होता था अंदर से, Satisfied? सेटिस्फाइड बिल्कुल ही नहीं। मतलब हमेशा ना कुछ अजीब हो रहा है, अजीब हो रहा है, बंधा हुआ महसूस होता था। आई वॉज वेटिंग एक्चुअली कि भाई किसी तरह ना 12th खत्म हो, और मुझे इसलिए शायद मैं और पढ़ाई पे मेहनत कर रहा था कि यार यहाँ से ना निकलना है, कहीं फेल वेल ना हो जाऊँ, रुक ना जाऊँ, मुझे टाइम नहीं बिताना। आई थिंक ये फिल्म्स, चाहे वो जादूगर हो, चाहे वो तूफान हो, चाहे वो ख़ासतौर पे अजूबा, मैं हॉल में जब गया था, मुझे ना इसलिए वो एक्सपीरियंस याद है, इसलिए मैं उसके बारे में शेयर करता हूँ कि उसने आवाज़ लगाई तो डॉल्फिन आ गई, वो कुछ पोशन पिया तो छोटे हो गए, एक ने पोशन पिया तो एक ना, वो मैजिक जो है, इसलिए आप देखेंगे जनरली ना ज़्यादातर बच्चों को मैजिक बहुत ज़्यादा पसंद आता है, बिकॉज इट टेक्स यू समवेयर एल्स। तो हमारे जो कंडीशनिंग में कई बार कुछ आसपास के माहौल में बंदिशें होती हैं, इट गिव्स यू सम ब्रीदिंग स्पेस, उस क्लॉस्ट्रोफोबिया के बीच में आपको एक ब्रीदिंग स्पेस मिलती है। तो आई थिंक वो एक मेरा रिश्ता था। फिर देखिए, वो आशिकी वगैरह तो आई थिंक फिर वो होता है, गाने जब आप उसको सुनना शुरू करते हैं, आप अपनी प्यूबर्टी वगैरह हिट कर रहे हैं, आपको लड़कियों की तरफ अट्रैक्शन आना शुरू हुआ, या लड़कियों को लड़कों की तरफ आना शुरू होता है। दैट इज़ वाई हमेशा ना रोमांटिक गाने, और उसमें पेन वाले, क्योंकि हिंदुस्तान का तो ज़्यादातर आदमी जो है वो जिनको प्यार कर रहा है वहाँ तो पहुँच नहीं सकता ना, हिम्मत नहीं होती बात करने की। तो आई थिंक वो बिना बात के ना, एक वो जो पेन है वो आपको ना एक बड़ा रिलीफ देता है। मे बी दैट पेन इज अगेन हीलिंग समथिंग एल्स, कि वो ना एक दुख वाला, भाई 10 साल का या 8 साल का बच्चा, उसे क्या पता है विरह जिसको कहा जाता है हिंदी में, बेसिकली लॉन्गिंग जो है, उसके बारे में क्या पता है। हम 10th ग्रेड के बच्चे फेसबुक स्टेटस डाल, तुझे बुला दिया के गाने आए, तो हाँ। सब डाल रहे हैं, कभी कुछ एक्सपीरियंस नहीं आगे किया? बोले तेरा क्या एक्सपीरियंस क्या है किया? भाई? लेकिन वो आपका किसी और पेन को जो है वो रिलीव कर रहा है, वो हमें समझ में नहीं आता। तो आई थिंक ये वाले ना रिश्ते बन रहे थे, एक पॉपुलर कल्चर के साथ ज़्यादा रिश्ता था, क्योंकि ओखला में रहते थे, वहाँ पे ज़्यादा मस्ती होती थी। कॉलेज पहुँच के जब एक्टर बने, जिसको आप बोलेंगे, तो जैसे मैंने आपको बताया कि शुरुआत मेरी वैलिडेशन से है। इट वॉजंट वेरी प्योर, कि वो कोई उसमें ऐसी वो बात नहीं थी कि मुझे कोई आर्ट समझ में आ गई थी। इट वॉज लाइक यार लोग मुझे पसंद कर रहे हैं, यार मैं यहाँ पे सबसे बेहतर हूँ अभी सडनली थिएटर ग्रुप में, और सारे लोगों ने एक, आई थिंक उसके अंदर एक क्लास का भी था, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कि हम ना हमेशा देखा करते थे, सरकारी स्कूल के बच्चे थे हम, 5 रुपये फीस हुआ करती थी हमारे स्कूल की, तो हम ना जाते थे तो रास्ते में और स्कूल बस में के बच्चे खड़े होते थे कि स्कूल बस आने वाली है उनकी। भाई साहब उनके कलरफुल कपड़े होते थे और अलग तरह के होते थे, उनको दिखने में पता लगता था कि ये है एक सेंस ऑफ कि अरे यार अगर बहुत मेहनत करेंगे ना तो शायद ऐसे बन जाएंगे, वॉज ऑलवेज द आइडिया, जो आपको हमेशा से ना बचपन से डाला जाता है दिमाग में कि मेहनत करोगे ना तो क्या हो जाएगा, गाड़ी खरीद पाओगे, घर खरीद पाओगे, ऐसे कपड़े पहन पाओगे। दैट इज़ हाउ आपको बोया जाता है शुरुआत से ना, कंज्यूमरिज्म का, कैसे धीरे धीरे आप एक परफेक्ट कंज्यूमर बन के निकल सकते हो। तो आई थिंक हम भी उसका ही शिकार थे। और कॉलेज में पहुंच के सडनली अंग्रेजी बोलने वाले लोगों को मैं पसंद आने लगा, एंड आई वाज लाइक ये क्या हो रहा है भाई, हमें तो अंग्रेजी आती नहीं है। इंग्लिश ऑनर्स के स्टूडेंट्स, इंग्लिश के टीचर,
और मुझे हमेशा लगता था कि उस आपको एक अच्छा कुछ भी लाइफ में अचीव करने के लिए आपकी इंग्लिश होनी चाहिए, आपके अंदर वो क्लास होनी चाहिए, आप सामने वाले को इधर ऐसे लोगों को नीचा देखना चाहिए, और मेरा सर्कल क्या है और क्राउड क्या होता है और वो सब जो बकवास होती है। एंड सडनली आई रियलाइज कि नहीं यार, ये अलग लोग हैं। तो मुझे लगते थे कि ये ऐसे होंगे, बट ऐसे हैं नहीं। इन्होंने एकदम मुझे अपना लिया और बहुत जो है कॉन्फिडेंस दिया कि यार, अरे यार तुम्हारा ये बहुत अच्छा है, तुम ये बहुत सही करते हो। तो एक ना सेंस ऑफ वैलिडेशन थी सबसे पहली चीज़। फिर जब हम उसको थोड़ा डिटेल में करते गए, तो आई थिंक वो हमारे कॉलेज का ड्रामेटिक सोसाइटी का कल्चर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसके लिए। उसने ना बहुत ज़्यादा ये समझाया कि आर्ट इज़ समथिंग ग्रेटर दैन सिर्फ वैलिडेशन और फेम, और ये सब चीज़ें नहीं होती। ये उससे बड़ी चीज़ है। आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है एज एन आर्टिस्ट, कि जो एक्सपीरियंस आपको हुआ कभी कोई वर्कशॉप में, कि जैसे एक वर्कशॉप में मुझे याद है कि हम शुरू में ही कर रहे थे, एंड आई क्राइड। वही एक्सरसाइज थी कि यू वर सपोज्ड टू क्राई, एंड समथिंग ट्रिगर्ड एंड आई जस्ट केप्ट ऑन क्राइंग फॉर 15-20 मिनट्स एंड आई वाज हाउलिंग। आई थिंक वो मेरा पहली थेरेपी थी, जिसको आप बोलेंगे। एवरीथिंग जस्ट केम आउट। इतने सालों का सब हाँ। भरा हुआ सब निकल गया। और वहां पे लोगों ने आके जिस तरह से, कोई मुझे आके ये वाला नहीं किया कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, रोते नहीं है। आई थिंक वहां से ये पाइल अप होना शुरू होता है। ऐसा किसी ने नहीं किया। दे गेव मी टाइम। वहाँ चुपचाप बैठे रहे। आई वाज जस्ट क्राइंग एंड दे वर जस्ट सिटिंग इन अ सर्कल। वो चुपचाप सब बैठे हुए हैं, मैं वो कर रहा हूँ। एंड देन आई रियलाइज्ड कि ये जो मुझे अभी एक्सपीरियंस हुआ था, माई रिस्पॉन्सिबिलिटी एज एन आर्टिस्ट इज कि जो भी ऑडियंस आती है उसे इतना क्लीन लगना चाहिए जब वो यहाँ से जाए हमारा शो देख के। दैट बिकम्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। वहाँ से फिर हमने और पढ़ाई शुरू की कि अच्छा है क्या, एक्टिंग के बारे में लोगों ने और क्या कहा है, आर्ट के बारे में लोगों ने क्या कहा है, कैसे एक्टर बनने के लिए आपके लिए लिटरेचर पढ़ना क्यों ज़रूरी है, हाउ टू अंडरस्टैंड लाइव्स, क्यों एक नॉवल में और एक शॉर्ट स्टोरी में क्या फ़र्क है, नॉवल कैसे आपको साइकोलॉजी के अंदर तक लेके जाता है, एंड देन इट गिव्स यू अ कंप्लीट एक्सपीरियंस, शॉर्ट स्टोरी जस्ट नरेट्स अ स्टोरी टू यू। तो इनका एक डिफरेंस है। एंड तो ये सारी चीज़ों की फिर पढ़ाई शुरू हुई, और अब जो है पर्सपेक्टिव एज एन आर्टिस्ट मेरा बड़ा अलग है। आई वॉन्ट टू मे बी, ये अपने उससे आता है क्योंकि बचपन में बुली भी बहुत हुए, और वो हमने किया भी बाद में, जो बड़ी ख़राब बात थी, लेकिन बुली बहुत हुए। तो आई थिंक एक ना उससे वो आ जाता है कि नहीं यार, मैं अगर कहीं भी कुछ प्रॉब्लम देखूँ ना तो मुझे आई नीड टू हेल्प देम। तो अगर मुझे लगता है कि यार लोग ना बहुत परेशान चल रहे हैं, आई वुड लाइक टू मेक अ प्ले जो किसी अलग चीज़ के बारे में है, बट दे कैन वॉच इट, दे कैन बी रिलैक्स्ड आफ्टर दैट। तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐड हो गई। So many things I want to explore with you. एक एक करके सब एक्सप्लोर करेंगे. जी, दिस बिल्कुल। रिलेशनशिप दैट यू हैव विद एक्टिंग, द लेयर्स दैट आर देयर, मुझे ये सब एक्सप्लोर करना है. हमने बात की थी झूठ में से सच कैसे निकालते. ये इंटरव्यू भी एक झूठ की बुनियाद पे बनेगा आज. मान लीजिए कि मुझे एक एक्टर बनना है, ये झूठ है, पर मैं आज आपके पास एक एक्टिंग स्टूडेंट बन के आया हूँ और आप मेरे एक्टिंग टीचर हैं, और आपसे मुझे आज एक एक्टिंग 101 फॉर डमीज, फॉर बिगनर्स की मास्टर क्लास चाहिए. एंड होपफुली इस झूठ से हम कुछ सच निकाल सकते हैं अबाउट द आर्ट ऑफ एक्टिंग, द क्राफ्ट, द टेक्निक्स. ठीक है, पहले स्टार्ट करते हैं. पहला टॉपिक क्लास के लिए आज है कंपैरिजन ऑफ स्टेटस. आपने काफ़ी किरदारों में, आपके किरदारों में काफ़ी रेंज है. यू प्लेड मिक्स ऑफ हाई एंड लो स्टेटस. नो वन किल जैसिका में आप मर्डरर / पॉलिटिशियन के बेटे बने, रईस ज़ीरो, थग्स ऑफ हिंदुस्तान, रांझना में आप हीरो के दोस्त बने और स्लाइड वेरिएंट्स ऑफ इट. एनएसडी में तो आप मधुमक्खी और बैल भी बने थे, बट वील स्टिक टू ह्यूमन रोल्स. जी। आर्टिकल 15 तांडव में आप पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, लीडर, रेवोल्यूशनरी बने. सैम बहादुर में याहिया खान, आर्मी जनरल. स्कूप में एडिटर, बॉस ऑफ अ मीडिया कंपनी. सो नाइस मिक्स. सो आई थिंक यू आर अ गुड पर्सन टू प्ले दिस कंपैरिजन गेम विद. हाई स्टेटस से स्टार्ट करते हैं. डायलॉग्स को साइड में रख देते. Just using your body, your expressions, these different tools, instruments that you have, voice modulation, delivery, posture, walking gait, ये सब चीज़ें यूज़ करके how do you convey high status in a scene? Okay. So, first thing, हाई स्टेटस और लो स्टेटस दोनों ही. एक है सोसाइटल स्टेटस. ठीक है, तो मेरे ख्याल से जो आपने सवाल पूछा वो सोसाइटल स्टेटस के बारे में है कि मान लीजिए मैं जब याहिया खान बनता हूँ, या स्कूप में एडिटर बनता हूँ, या फिर नो वन किल जेसिका का जो पहला सीन है कि एक अमीर आदमी आके जो शराब मांग रहा है ना, ये
सोशल स्टेटस है, उसमें हाई भी होगा, लो भी होगा। तो लो में आप बोलेंगे कि चलो हो सकता है रांझना वाला जो लड़का था वो उस क्लास से आता था कि आप उसको बोल सकते हैं कि गरीब था थोड़ा। ये सोसाइटल स्टेटस है विच इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम थिएट्रिकल स्टेटस। तो एज एन एक्टर व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज टू अंडरस्टैंड थिएट्रिकल स्टेटस, कि एक सिचुएशन में बेसिकली whoever is leading the situation is high status, और जो who is getting led is low status। तो मतलब मैं उसका बहुत ही एक बेसिक आसान एग्जांपल देता हूँ कि आप इंडिया से हैं तो आपने भी वो देखा होगा उस तरह से कि सड़क पे एक फकीर भिखारी आया, फकीर तो अलग हो जाता है, एक भिखारी आया, ठीक है, बेगर, और एक आदमी जो है वो मर्सिडीज से उतर के खड़ा है, नीचे आया था बस, या फिर वो कार में बैठा ही है और दरवाजे पे आके उसने नॉक किया। अब ये आदमी ना क्या, जाओ भैया, ठक ठक ठक। तो अब उसने अपना फोन उठा के टाइम पास करने की कोशिश करी, ठक 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 ठक। अरे यार ये क्या कर रहा है, नहीं है भाई नहीं है, जाओ जाओ, ठक ठक ठक। नाउ व्हाट इज हैपनिंग, इस टाइम पे सोशल तौर पे तो ऑब्वियसली ये मर्सिडीज वाला जो है हाई स्टेटस पे है, ये जो वहाँ पे जो भिखारी है वो लो स्टेटस पे है। बट इन अ थिएट्रिकल सेंस अगर ये सीन है तो वो जो भिखारी है वो हाई स्टेटस पे है, बिकॉज ही इज लीडिंग द सीन। हिज रिएक्शन, जो कार में बैठा है आदमी, उसके रिएक्शन लेड हो रहे हैं उस भिखारी के एक्शंस। He's just responding. He's just responding. He's trying to avoid, but he cannot. तो वो स्टेटस में नीचे आ रहा है। एंड इन एनी गुड सीन दैट इज द मेन गेम, कि आपको हाई जाना है, फिर कभी आप लो आ जाएंगे, फिर दूसरा आदमी हाई होगा, एंड दैट इज व्हेन देयर इट बिकम्स अ गुड सीन और अ ग्रेट सीन, जब स्टेटस एक्सचेंज हो। अगर एक आदमी हाई स्टेटस पे ही है और दूसरा लो ही पे है, इट काइंड ऑफ बिकम्स बोरिंग, One dimensional. वन डायमेंशनल है। एक आदमी बोले जा रहा है, दूसरा आदमी वो करे जा रहा है। जैसे अभी हम जो बात कर रहे हैं उसमें देयर इज अ गिव एंड टेक ना। तो आप जब सवाल पूछते हैं उस टाइम पे मैं लो स्टेटस हो जाता हूँ, बिकॉज आई एम Waiting to भाई, receive. हाँ, कि वेटिंग कि भाई आप क्या बोलेंगे, अच्छा ठीक है मुझे उसमें क्या बोलना होगा। मैं कुछ बोल रहा हूँ पर हम लोग एक न्यूट्रल स्टेटस मेंटेन करते हैं। सडनली कोई मेरी एक लाइन होती है जो आपको लगता है कि अरे ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली। सडनली यू बिकम अ स्टूडेंट एंड आई बिकम अ टीचर। आई ऑब्जर्व दैट कि अच्छा हाँ नाउ यू आर लिसनिंग मोर, तो मैं और ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाता हूँ। अब मैं हाई पे आ गया, यू गो लो, एंड दैट इज हाउ एनी कॉन्वर्जेशन फ्लोज इन आवर रियल लाइफ ऑल्सो। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। उसके लिए देखिए बहुत वो हर सिचुएशन में इट विल चेंज। तो देर इज नो स्किल बेस्ड थिंग जो कि स्टेटस आपको समझा सकती है। यू नीड टू हैव अ वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन रिलेशंस टू प्ले स्टेटस। अदरवाइज हाई स्टेटस उस तरह से अगर सोसाइटल तौर पे मैं एक बोल दूं तो आपको एक जो है, बिकॉज दैट इज हाउ आवर सोसाइटी इज, बेसिकली पैसा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बन गई है एक लेवल पे ना। तो बात यह है कि अगर आपने बहुत पैसा कमाया हुआ है, व्हाट हैपन्स ऑटोमेटिकली ना आपकी बॉडी, बिकॉज आपको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट आती है, तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी ना थोड़ी इरेक्ट हो जाती है, आपकी स्पाइन वगैरह सीधी हो जाती है। आपको कोई चीज़ हो रही है, आप घबरा के एकदम से रिस्पॉन्ड नहीं करते, बिकॉज यू आर कॉन्फिडेंट, यू नो दैट यू हैव एवरीथिंग इन अंडर योर कंट्रोल। तो आप आराम से मुड़ के बात करेंगे कि हाँ Very slow, measured. आप स्लो हैं, आप आराम से, That's high status. आप अपनी स्पेस में कंफर्टेबल है, Mm. आपको कोई टेंशन प्रेशर उस तरह से नहीं है। वहीं पे जब एक सोसाइटल तौर पे गरीब आदमी, उसे हो सकता है, पर उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐड हो जाती हैं। उसके अंदर आप कितने क्लास, कितने सालों से आप उस स्टेटस पे हैं, आपकी फैमिली, आपकी जनरेशन्स, कास्ट पॉलिटिक्स ऐड हो जाती है उसके अंदर। कि जैसे मैं आपको एक छोटा एग्जांपल देता हूँ कि हम एक प्ले कर रहे थे और उसमें आई वाज प्लेइंग सिक्योरिटी गार्ड, और एक मेरा दोस्त है तारिक वासुदेव, ही वाज प्लेइंग कि वो उस ऑफिस में काम करने वाला आदमी है, मैं बाहर सिक्योरिटी गार्ड बैठा हुआ है। और एक सीन उसमें ऐसा था कि मैं उसका कोई पार्सल आगे पीछे कर देता हूँ और मैं उसको दोस्त मानने लगा। वो मुझसे बड़ी दोस्ती में बात करता है और वो अपने ऑफिस का गुस्सा गार्ड पे निकालता है और वो इसको मारने लगता है, इस गार्ड को, उस पर जूते वूते फेंक देता है एंड ब्रूटली मारता है उसे। तो जब हम बैठे हुए डिस्कशन कर रहे थे तो तारिक का एक क्वेश्चन आया था, उसने बोला कि यार कैसे होगा। तो तारिक की हाइट आई थिंक है कुछ 5'6" एंड नॉट वेरी वेल बिल्ट और वैसा वाला। उसने बोला यार ये इतना बड़ा सा है जीशान, मैं इसको कैसे पीट सकता हूँ। तब यही उस डिस्कशन में बात निकली थी कि तारिक वासुदेव शायद जीशान को
ना पीट पाए, क्योंकि हम लोग बराबर उस पे आते हैं, दोस्त हैं, एंड ऑल दोज थिंग्स आर देयर. बट एक लो क्लास का आदमी जो होता है, लोअर क्लास का, उसको जब एक अपर क्लास का आदमी चिल्लाता है या मार रहा होता है, लोअर क्लास का आदमी रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता, क्योंकि उनको ना बहुत जनरेशन से ये समझाया गया है कि आप रिटेलिएट नहीं कर सकते, आपको दब के रहना है, वरना आपके साथ और गलत होगा. तो जो आपने देखा होगा, मतलब इंडिया में जैसे बड़ा वो कॉमन एक पॉइंट पे तो था, अभी भी है, अब अलग तौर पे भी है खैर, कि लड़के जो हैं अपना हाथ साफ करते थे रिक्शे वालों में. जब आप 16-17 साल के हुए, बदमाशी आना शुरू हुई आपकी फिल्म में देख के कि हाँ हम भी गुंडे बनेंगे, तो क्या है कि सबसे पहले कहाँ पे ट्रेनिंग होगी? रिक्शे वाला. रिक्शे वाला आपसे जो है 10 गुना ज़्यादा पावरफुल हो सकता है, वो सारा दिन एक्सरसाइज करता है, उसकी उम्र भी ज़्यादा है एंड एवरीथिंग, बट वो कभी पलट के हाथ नहीं उठा सकता, एंड दैट इज़ द क्लास. तो आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली, व्हेन यू आर प्लेइंग समवन फ्रॉम लोअर क्लास, आपकी बॉडी ना ऑटोमेटिकली थोड़ी वीक होती जाती है. तो आपके कंधे हल्के से झुके हुए होते हैं, बिकॉज देयर इज सो मच बर्डन, आप थक गए लाइफ से, बट यू कैन नॉट गिव अप. तो आपकी वो बॉडी अलग हो जाएगी कि कंधे झुके हुए हैं, बट स्टिल योर लेग्स आर टेकिंग यू फॉरवर्ड एंड योर होल बॉडी लैंग्वेज चेंजेस, बिकॉज आपको कैरी ऑन तो करना ही पड़ेगा. यू कैन नॉट रिलैक्स, आपको अपनी फैमिली को और अपने आप को सर्वाइव करवाना है. तो ये बेसिक टेक्निक्स हैं, जिसमें स्टेटस वाइज ये है कि भाई जो हाई स्टेटस होता है या अमीर होता है, अगर सोसाइटल स्टेटस पे हम दोबारा बात करें, तो आवाज़ जो है वो ज़्यादा भर के और फुल आती है, बिकॉज दे आर नॉट एम्बेरस्ड अबाउट एनीथिंग. वो लोग आराम से ज़ोर से बोल सकते हैं. अनटिल अनलेस कि आपको दिखाना है कि कोई बहुत ही सुहाव आदमी है, तो आप थोड़ी आवाज़ उसकी जेंटल कर देंगे, वो बहुत हल्के से बोलेगा, टाइम लेगा, रुकेगा. वहीं पे जब एक गरीब आदमी है, वो अगर एक AC सेटअप में आएगा, तो उसकी आवाज़ एकदम दब जाएगी, वो घबरा जाएगा, फंबल भी करेगा, वो बोल नहीं पाएगा, वो उसके लिए मुश्किल होगा, क्योंकि उससे पहली एम्बेरसमेंट ये है कि यार मैं तो पसीने से गीला हूँ, मेरे अंदर से बदबू आ रही होगी इस रूम के अंदर. तो दैट इज़ हाउ यू वर्क ऑन इट. बट अगेन कमिंग बैक टू व्हाट आई वाज सेइंग, कि इसके लिए भी यू नीड टू अंडरस्टैंड द सोसाइटी एंड बेसिक ह्यूमन कम्युनिकेशन. जैसे मैंने जो अभी लास्ट एग्जांपल आपको दिया, इसके लिए आपको ये समझना पड़ेगा ना कि भाई हम एक पसीने वाला आदमी, गरीब, जो डीओ नहीं अफोर्ड कर सकता, तो नहीं लगाता है, वो आदमी जब एक सूट पहने हुए लोगों के कमरे में अंदर घुसता है, तो उसको कितनी एम्बैरेसमेंट होती है, क्योंकि उसे भी बचपन से सिखाया तो ये गया था कि तुम्हें बड़े होकर ये बनना चाहिए. उसके सर्कमस्टांसेस ने उसको अलाउ नहीं किया कि वो वहाँ तक पहुँचे, तो वो एम्बैरेस्ड भी है, शर्मसार भी है. ये सारी चीज़ों के साथ ऑटोमेटिकली एक किसी एक्टर की ट्रेनिंग का बेसिक वो ये है कि आपके माइंड, आपकी वॉइस और बॉडी माइंड के कंप्लीट कंट्रोल में हो. तो इफ़ आई एम थिंकिंग, इफ़ आई एम पुटिंग माई सेल्फ इन अ सिचुएशन, मेरी आवाज़ और बॉडी ऑटोमेटिकली वैसे रिएक्ट करने लगे. दैट इज़ वॉट एन एक्टर्स प्रैक्टिस इज, कि आपको ये हमेशा जिंदा रखना है. तो आपकी बॉडी न्यूट्रल होनी चाहिए. अगर मुझे घबराहट हो रही है, तो मेरी बॉडी में अपने आप एक हल्की कंपन महसूस होनी चाहिए. मुझे पसीना आना शुरू होना चाहिए, मेरी आवाज़ टूटनी चाहिए, घबराहट होनी चाहिए, गला सूखना चाहिए. दैट इज़ व्हाट यू नीड टू डू. तो स्किल तो अचीव करना, जैसे मैं हमेशा वही बोलता हूँ कि स्किल अचीव करना तो यार बहुत छोटा काम है. आप डेडिकेशन के साथ अगर 5 महीने भी दे देंगे, 6 महीने, स्किल तो यूँ आ जाएगी कि आप, अच्छा रोना है तो 10 के काउंट में आंसू आना आ जाएगा. आप हंसने का, उसकी भी टेक्निक है. अच्छा ठीक है, चलने का ऐसा स्टाइल, अच्छा तो ठीक है, कंधे हिला के कैसे चलते हैं, कमर झुका के कैसे चलते हैं, ये सारी चीज़ें, ये तो बहुत आसान है. मेन गेम इज उसको डिज़ाइन कैसे किया है. तो वही वाली बात है कि स्किल तो ये है, आपके लोगों के पॉइंट, ये जो पीसेस हैं कर लीजिए जमा. मेन गेम तो ये है ना, आप इससे बनाएंगे क्या. बनाने के लिए यू नीड टू हैव दैट अंडरस्टैंडिंग ऑफ लिटरेचर, ऑफ सोसाइटी एंड एवरीथिंग. मुझे ये थिएट्रिकल स्टेटस और एक्सप्लोर करना है. सोसाइटल स्टेटस got a lot of these tools, tips, techniques, how you can project that. Theatrical status is where things get very interesting and difficult as well. कि आपका कोई high status का character, but in a particular scene, you have to temporarily show low status. उस समय, how do you decide what you're keeping, what you're letting go? जैसे अगर आपने एक high status character पकड़ा है and maybe you are projecting a loud voice, your posture is quite erect, all of these things are there.
बट एक सीन के लिए आपको टेम्पररी लो स्टेटस बनना है. सो हाउ डू यू देन मेक दैट चॉइस बिटवीन क्या रखेंगे क्या नहीं रखेंगे एंड हैव टू कीप बोथ बिलीवेबल एज वेल? यही डिज़ाइन है. व्हेन यू डिज़ाइन योर कैरेक्टर, दिस इज़ व्हाट इट इज़, कि मुझे किस जगह पे नीचे आना पड़ेगा. क्योंकि वो जो आइडिया ऑफ फीनिक्स होता है ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कैरेक्टर्स के लिए. आइडिया ऑफ फीनिक्स. हाँ, कि आप ना एक पॉइंट पे आके ना, जैसे वो एक बड़ा क्लासिकल आइडिया ऑफ राइटिंग भी है कि 5 एक्ट में अगर एक चीज़ होती है ना, तो 4th एक्ट के एंड में या फिर 4th एक्ट की शुरुआत में आपका जो प्रोटैगनिस्ट है वो पूरी तरह से खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा उसके पास, वो जमीन पे. फिर जब आप एशेस से, व्हेन यू राइज फ्रॉम द एशेस लाइक अ फीनिक्स इन 5th एक्ट, दैट इज समथिंग जो आपको बहुत ज्यादा कमाल महसूस करवाएगा. तो अब वो कहाँ गिराना है, दैट इज पार्ट ऑफ योर डिजाइन, इज द हीरोज जर्नी. हीरोज जर्नी. तो दैट इज वेयर योर इंटेलिजेंस कम्स, कि यार यहाँ पे ना मुझे नीचे करना है ताकि आगे जाके ये चीज ऊपर आए. But in a way, you don't stop believing that the core of the character has not been destroyed. हाँ, नॉट एट ऑल, इट वोंट. जैसे ये भी बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात है कि इसके चक्कर में ना, क्योंकि कई बार थिएट्रिकल स्टेटस, अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट, एक जो प्रॉब्लम होती जा रही है, व्हिच आई कैन सी मोस्ट ऑफ द टाइम्स, के कोई एक्टर तैयार ही नहीं है यार वो स्टेटस जाने के लिए. बिकॉज प्रॉब्लम इज कि एवरीवन इज ट्राइंग टू प्ले कैरेक्टर्स ईगो एंड दे आर नॉट प्लेइंग द कैरेक्टर. वो कैरेक्टर की ईगो बने हुए, और उन्होंने कंफ्यूज क्या कर रखा है कि ये जो स्क्रीन का कैरेक्टर है ये मैं ही हूं, वो आप नहीं है. आई एम सॉरी ब्रेक इट टू पीपल कि आप इतने इंपॉर्टेंट है नहीं. आपकी स्किल और ये सब चीजें हैं, दैट इज वाई पीपल लाइक टू वॉच यू. आपका तो ठीक है वो पापराजीज, और उसमें हम देख लेंगे आपकी पर्सनल लाइफ का क्या है, या किसी इंटरव्यू में सुन लेंगे, दैट इज फाइन. यहां पे मैं वो कैरेक्टर देखने आया हूं एज एन ऑडियंस. आप अपनी ईगो लेके मत आइए कि नहीं 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 एक सेकंड, ये मुझे थप्पड़ कैसे मार देगा. उस कैरेक्टर को थप्पड़ पड़ सकता है अगर, तो बिल्कुल पड़ेगा. तो वो अगर कोई थप्पड़ पड़ रहा है तो वो जीशान को नहीं पड़ रहा है. ये आपको सबसे पहले तो ये एक्सरसाइज है एज एन एक्टर, कि आपको उस थिएट्रिकल स्टेटस में जीशान को हटाना पड़ेगा कि अच्छा नहीं, मैं नहीं हूं भाई. इस कैरेक्टर के साथ क्या क्या हो सकता है कि दिस कैरेक्टर बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड वल्नरेबल, और लोगों के करीब आए, लोगों को याद रह जाए. दैट इज माई एक्सरसाइज. तो उसमें फिर ज्यादातर लोग क्या प्रॉब्लम कर रहे हैं, सब लोग हाई स्टेटस है, एवरीवन इज हाई स्टेटस. तो वो उसका आपको एग्जाम्पल कहाँ से मिलेगा कि एक जो वो लाइन बोली जाती है, आई हेट दैट लाइन, अरे यार खा गया, सीन स्टीलर. एक सेकंड, सीन स्टीलर जैसा कुछ नहीं होता. और हमारी मेंटालिटी क्या बन गई है कि हम ना यही मानने लगे. तो अब उसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि आप एक बहुत अच्छा सीन बना, 2 एक्टर्स ने मिलकर बनाया, एक हाई स्टेटस था एक लो स्टेटस था. आपने पीआर ने और इन सारे लोगों ने उसको इस तरह से प्रोजेक्ट कर दिया है, अरे पता खा गया वो, हाई स्टेटस वाला खा गया. नहीं भाई, वो जो लो स्टेटस प्ले कर रहा था, मोर रिस्पेक्ट फॉर दैट एक्टर, कि ही वाज गिविंग दैट स्पेस टू दैट हाई स्टेटस कैरेक्टर कि वो राइड करके आगे बढ़ सके. वही ना कि मेसी को आप जब सेलिब्रेट, आप सिर्फ मेसी को सेलिब्रेट करने लगेंगे तो प्रॉब्लम होगी. पर कोई जैसे ही फुटबॉल लवर आएगा, वो जानता है इनिएस्टा कितना इंपॉर्टेंट है उसके लिए. यू सडनली नो कि दिस टीम इज इंपॉर्टेंट. मेसी अकेले बहुत कमाल का प्लेयर है, बट अकेले नहीं कर सकता. वो इतना ज्यादा ग्रेट इसलिए बन पाया क्योंकि उसके पास बाकी 10 लोग और थे जो ग्रेट थे. दैट इज हाउ एनी सीन वर्क्स. जैसे वो एक बड़ा फेमस सीन है महमूद साहब का और ओम प्रकाश जी का, प्यार किए जा करके, एक पुरानी फिल्म है, आपने नहीं देखी होगी. इट्स अ वेरी गुड सीन कि महमूद साहब एक फिल्म बनाना चाह रहे हैं, और वो अपने पापा हैं उनके, ओम प्रकाश जी, उनसे बोलते हैं कि आप मेरे फिल्म में पैसा लगा दो पापा. वो बोलते हैं हाँ वो सब ठीक है, अच्छा क्या बना रहा है बता, सुना कुछ कहानी. तो ये एक ना रैंडम हॉरर फिल्म उनको सुनाते हैं, विच इज अ हिलेरियस सीन. आप अभी देखना जाके आप हंसते हंसते पागल हो जाओगे, कमाल हंसी आती है उसमें. अब क्या है, लोगों ने बोला अरे भाई साहब महमूद का सीन, महमूद ले गया. महमूद साहब से भी जब बात हुई थी, एक इंटरव्यू इनका है, उसमें उन्होंने बोला था कि नहीं यार, ओम प्रकाश जी जो कर रहे थे ना, वो उस सीन को ज्यादा मजेदार बनाता है. ये तो सुना रहे हैं कहानी कि ऐसा आधी औरत आधी चुड़ैल एक आती है फलाना. द वे ओम प्रकाश इज रिएक्टिंग, हाउ ही इज, मतलब कितना ज्यादा डर रहे हैं वो, तो उसमें चीखें निकल रही हैं, सब हो रहा है.
दैट इज व्हाट मेक्स इट फनी. बट आपने अभी हम लोगों ने क्या मेंटेलिटी बनवा दी है, महमूद खा गया है, महमूद ने कमाल कर दिया, बहुत अच्छा किया है महमूद साहब ने, उसमें कोई शक की बात ही नहीं. पर ओम प्रकाश जी भी उतने ही कमाल थे. दैट इज वाई वो सीन अभी तक याद किया जा सकता है. और मैं यहाँ बैठ के एक पॉडकास्ट पे उसको रेकमेंड कर सकता हूँ किसी को कि भाई आप जाके देखिए टू अंडरस्टैंड दिस. तो ये मेन गेम जो है ना वो ये है हाई स्टेटस और लो स्टेटस में, कि टू मेक अ सीन यू हैव टू गो लो ऑल्सो. एंड दैट इज आई थिंक अ बिग साइन ऑफ अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ गुड एक्टर एंड अ ग्रेट एक्टर. ग्रेट एक्टर को कभी प्रॉब्लम नहीं होती लो स्टेटस से जाने में. गुड एक्टर सिर्फ जो होगा या उससे नीचे वाले जो हैं उनको प्रॉब्लम होगी, उनकी अपनी ईगो पड़ रही होती. सीन स्टीलिंग के बारे में मैं आपको एक सवाल पूछूंगा, बट विल कम टू इट जब हीरो के दोस्त के बारे में बात करेंगे. नेक्स्ट टॉपिक कवर करते हैं. फिल्म दो रास्ते में एक सीन है जिसमें बिंदु जी घर के हॉल से एक तस्वीर निकाल रही हैं और राजेश खन्ना बैठ के बोल रहे हैं भाभी ये अब क्या कर रही हैं, और सीन में बलराज सानी आते हैं. नाउ इमीडिएटली देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट इन द सीन बिकॉज फॉर बलराज सानी एक तरफ उनको बहुत दर्द हो रहा है ये देख के कि ये पिताजी की तस्वीर निकाल रही है, हॉल पूरा बदल दिया उनने. बट द सेकंड साइड ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट इज घर बस जाना चाहिए, ये लड़ाई नहीं होनी चाहिए, माहौल अच्छा रहना चाहिए, राइट. जब आप वो सीन देख रहे हैं तो आपको सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट का एक साइड दिख रहा है. जो वो कह रहे हैं, जो वो दिखा रहे हैं, वो आके सीधा बोलते हैं अरे भाभी बिल्कुल सही तो किया, ये तस्वीर यहाँ हॉल में अच्छी नहीं लग रही, मेरे कमरे में बेहतर लगेगी, बिल्कुल हॉल का नक्शा बदल दिया आपने, बहुत अच्छा किया. ये आपने सुना, ये आपने देखा, ओनली वन साइड ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट. बट द अदर साइड जो उनको बहुत दर्द हो रहा है, ना उन्होंने कहा ना उन्होंने दिखाया, पर सब जो ऑडियंस में बैठे सब ने वो महसूस कर लिया कि उनको बहुत दर्द हो रहा है देख के. ये लेवल ऑफ एक्टिंग कैसे अचीव होती है? यार आई थिंक इसी में लगे हुए हैं सब कि ये इस लेवल की एक्टिंग आप कर पाए. आई थिंक ये जो हम बात कर रहे थे ना शुरुआत में ट्रूथ वाली, ये है उसका एपिटोम. आपको ना यहां तक सच लेके जाना है. उनका सच जो है ना वो दुखी था, वो उस बात से खुश नहीं थे, उनकी रियलिटी वो थी. तो उन्होंने एक परफॉर्मेंस रखी बाहर जो कि बहुत कन्विंसिंग परफॉर्मेंस थी, कि वो बोल रहे हैं कि हाँ हाँ अरे बहुत अच्छा किया, बहुत सही है, वेरी कन्विंसिंग परफॉर्मेंस. लेकिन वो ना 2 पैसा कम है, एंड वो जो 2 पैसे हैं ना कम, वो इंटरेस्टिंग है. दैट इज वेयर आर्ट इज, जो हम शुरू में बात कर रहे थे. ये ग्रेटनेस है. उस 2 पैसे ने ना हर ऑडियंस मेंबर को ना एकदम से किया कि अरे एक सेकंड, मैं मान रहा हूं तेरी बात, लेकिन कुछ ज्यादा है. और वो जो सच था, बेसिकली वहां पे बलराज साहनी थे ही नहीं, वहां पे वो कैरेक्टर था, और उस कैरेक्टर का सच 100% था. उसके ऊपर उन्होंने एक झूठ डाला जो कि 99.8% था. तो ऑन द फेस आपको वो झूठ दिखता है, पर वो जो हल्का सा पीछे आपको शेड दिखा था सच का, उस दुख का, आपने वो नोटिस किया, एंड आप अंदर से कुछ टूट गया. आप रोए नहीं. उस सीन को देखकर रोना नहीं आता. एक किसी ने छुरा जो है वो हल्के से अंदर डाल दिया है, उतना बस एक पेन, एक टीस सी उठती है और आप रह जाते हो, और हल्की सी आंखें बस नम होकर रह जाती है. विच इज सच, मतलब इतना सच्चा इमोशन भी है वो. यही अचीव करने में यार सब लगे हुए ऑनेस्टली. वो आपको वो सच बार बार ढूंढते रहना है टिल द टाइम आप बलराज साहनी साहब जितना सच ढूंढ पाए अपनी परफॉर्मेंस में. राजकुमार राव ने कहा था कि आई डोंट प्रिपेयर टू लुक लाइक द कैरेक्टर, आई प्रिपेयर टू थिंक लाइक द कैरेक्टर. इस शो पे 1 महीने पहले अभिषेक मजुमदार आए थे और उन्होंने कहा था एवरी राइटर नीड्स टू एक्सप्लोर व्हाट इज़ द इनविजिबल इन अ सीन. वो क्या चीज़ है जो आपको बता नहीं रहे और दिखा नहीं रहे, बट इट्स ऑल अराउंड और सब महसूस कर रहे. इज़ द अंडरलाइंग थीम और इट फॉर्म्स द कोर ऑफ व्हाट यू ट्राइंग टू टेल. एंड आई जस्ट फील इन एक्टिंग इन पर्टिकुलर इट्स सच अ चैलेंजिंग जॉब. जब आप कुछ जो आप कह रहे हो, जो आप दिखा रहे हैं, there's something beyond it जो everyone's feeling, but how do you teach that aspect? Teach, यार आई थिंक सो बेसिकली ना ये सब टेक्स्ट ही है. मतलब उसके लिए देर आर मेनी एक्सरसाइजेस, अगर मैं उस तरह से बोलूँ, जो हमने भी की, जिसका बड़ा फायदा हुआ. तो जैसे एक मुझे बड़ी पर्टिकुलर एक एक्सरसाइज है जो मुझे बहुत पसंद है, कि आप एक सीन लीजिए,
और उसमें कुछ एक रिटन डायलॉग्स है कि हम लोग कुछ बात कर रहे हैं। अभी ना एक आप घर पे बैठिए और एक ना, जैसे एक बड़ी सिंपल थियरी है कि एक्टर को ना कभी भी स्टेज पे या स्क्रीन पे वेर एवर इन वाइल यू आर इन अ सीन, आपको ना कभी चुप नहीं होना चाहिए। यू शुड नेवर बी क्वाइट। मुंह से कुछ नहीं बोलना, गले का इस्तेमाल नहीं करना। एक इंटरनल मोनोलॉग उसको कहा जाता है कि आपका ना एक वो चलता रहना चाहिए, व्हाट यू आर थिंकिंग, व्हाट इज हैपनिंग इन दिस सीन। जैसे जो अभी भी हो रहा है, हम दोनों ऐसे बैठे हुए हैं, आपका दिमाग कंटिन्यूसली कुछ सोच रहा है, आप बोल कुछ नहीं रहे और आपका दिमाग सोच रहा है। मेरे साथ भी वही हो रहा है, जब मैं आपको सुन रहा हूँ या बैठा हुआ हूँ, मेरा दिमाग भी कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ सोच रहा है। दैट इज द स्टेट यू शुड बी जब आप एक सीन के अंदर है। You're thinking like the character, you're thinking like the actor. दैट इज द टास्क कि आप उसे कैसे मर्ज करके कैरेक्टर की तरह सोचने लगेंगे। उसमें एक्टर भी आता है, एक्टर थर्ड आई भी आती है, एक वो एक्टर्स की थर्ड आई होती है कि मुझे अब ऐसा करना चाहिए कि मैं हाँ जो रिहर्सल की एक्चुअली मेन काम वाली चीज होती है, उस टाइम पे अगर आप डिसाइड करेंगे कि मुझे ऐसा करना चाहिए, वो बहुत कम होता है कि ऐसा कर सकता हूं। पर मोस्टली इट इज द प्रैक्टिस दैट यू हैव पुट इनटू इट कि हाँ ये चीज़ ना मैंने रिहर्सल में देखा कि मैं जब ऐसे बैठ के ये करता हूँ तो कुछ ये इंटरेस्टिंग लगा, सामने वालों का रिएक्शन कुछ मिला, तो अच्छा नाउ आई रिमेंबर कि ये कहीं करना है मुझे। दैट इज़ योर थर्ड आई जो आपके दिमाग में रहती है। तो अब आइडिया ये है कि अब आपने ना वो पूरा इंटरनल मोनोलॉग लिखा है उस कैरेक्टर का, और अब एक बार आप दोनों एक्टर्स बैठिए आमने सामने और इंटरनल मोनोलॉग में एक दूसरे से बात कीजिए, जो एक्चुअली आप बात कर रहे हैं, जो इसके अंदर का मीनिंग है। टॉक लाइक दैट। देन जब वो आपको अचीव हो गया, उसमें ट्रूथ मिल गया, देन टेक इट आउट। अब कीपिंग दिस थॉट इन माइंड, नाउ से द लाइन्स दैट आर रिटन इन द स्क्रिप्ट। नाउ सडनली द टोनैलिटी एंड एवरीथिंग ऑफ दोज रिटन वर्ड्स विल चेंज, बिकॉज अब मेरा ट्रूथ कुछ और है, मेरे पॉजेस बदल जाएंगे, मेरे एवरीथिंग विल चेंज, बिकॉज मेरा अब मुझे अपने दिमाग को उसी जोन में रखना है जो तब था जब मैं अपना इंटरनल मोनोलॉग बोल रहा था। सो दैट इज हाउ यू कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, एंड देन आपको फिर ये एक्सरसाइज अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ती। कई बार ऑटोमेटिकली दैट स्टार्ट्स टू हैपन कि आपका थॉट स्ट्रेट अवे आप यू कैन टेक इट एनीवेयर एंड जस्ट से द लाइन्स। इसीलिए लाइन्स याद रखना बड़ा ज़रूरी होता है। हमारे यहाँ आधी तो प्रॉब्लम ये हो रही है कि लोग आते हैं और आके उस टाइम पे आपको उनकी आंखों में दिख रहा होता है अभी तो ये लाइन याद कर रहा है तो वो आपको दिख रहा है कि वो अपनी आंखों के सामने ना स्क्रिप्ट देख रहा है और वो लाइन बोल रहा है, वो आपकी आंखों में देख ही नहीं रहा। इसीलिए लाइन पता होना ज़रूरी है कि मैं अपने सबटेक्स्ट के हिसाब से उनको कभी भी पॉज ले सकता हूँ, कभी भी कुछ बोल सकता हूँ। दैट इज़ व्हाट मेक्स इट इंटरेस्टिंग। आपने जब ये बात की अबाउट द इंटरनल मोनोलॉग, ओम पुरी ने कहा था द क्राफ्ट ऑफ एक्टिंग इज नॉट इन द डायलॉग, इट्स इन द साइलेंस बिटवीन द वर्ड्स। मनोज बाजपेयी ने कहा था व्हेन देयर इज नो डायलॉग देयर इज टू मच डायलॉग इन द हेड, इन द अनस्पोकन ग्लांसेस, इन द फ्लिकर्स ऑफ इमोशन, दैट्स व्हेन द एक्टर्स जॉब रियली बिगिंस। एंड आई एग्री। उनका एक सीन है अलीगढ़ में जब वो अकेले बैठे हैं कमरे में, वो गाना सुन रहे हैं, एंड दैट्स अ सीन दैट गेट्स यू राइट। अगर जब कोई बात कर रहा है, यू डोंट हैव टू वॉच द मूवी, आप खाना भी खा सकते हैं, आपको पता है हाउ द एक्टर्स फीलिंग, यू नो द मेंटल स्टेट, क्योंकि उन्होंने बता दिया आपको। But in those silent scenes, that's when you're really focusing on all these small little nuances. I completely agree with you. एक tangent लेते हैं while we were talking about what is the invisible in a scene. आपका जो character था निशाद Article 15 में, in a way it was the invisible of the movie. It was the invisible hero of the movie. क्योंकि character सिर्फ 2 scene के लिए देखते हैं, but he's controlling the entire movie. We spoke about control earlier as well. The entire movie is relying on what he's doing. He's always there in the background. और जब वो 2 सीन के लिए आते हैं, इट्स क्रूशल। फर्स्ट सीन में एज एन ऑडियंस आई हैव टू कनेक्ट विद हिम, क्योंकि इफ आई डोंट कनेक्ट देन द एंटायर पॉलिटिक्स ऑफ द मूवी फॉल्स अपार्ट। एंड द सेकंड सीन इज इवन मोर इम्पॉर्टेंट कि जब उनको मारा जाता है, आई हैव टू फील अ सर्टेन वे, आई हैव टू फील एंग्री अबाउट इट, फ्रस्ट्रेटेड। इफ आई डोंट, मूवी कोलैप्सेस, राइट। आपको सिर्फ 2 सीन दिए, इन सिर्फ 2 सीन में हाउ डू यू कन्वे ऑल ऑफ दीज डिफरेंट इमोशंस बट ऑल्सो नॉट गेट टू ऑन द नोज अबाउट यार कैसे? आई थिंक बड़ा इम्पोर्टेंट था इस कैरेक्टर को सही से सामने आना, क्योंकि जब हमारी बात हुई थी तो मैंने खुद ही बोला था अनुभव सर से, मैंने बोला कि सर मुझे आप ये कैरेक्टर दीजिए। उन्होंने दिया। अब जिम्मेदारी भारी है, तो
बात यह है कि उस आदमी के स्टेटस से मुझे अपनी फिल्म देखनी है. आई नीड टू बिलीव दैट ये निशाद जो है इसके सेंटर में है और ये निशाद के अराउंड ये फिल्म घट रही है. बिकॉज निशाद की जो पॉलिटिक्स है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटिक्स. एंड वो आपने एंटेगनिस्ट किसी और को चुन लिया है पर हीरो ये है. यू हैव टू बिलीव दैट. तो जैसे ही वो बिलीफ आता है, जैसे यार वो बड़ी अच्छी लाइन है ना कि अगर आपके हाथ में गन होती है ना तो आप चिल्लाते नहीं हो. वो फिल्मों ने ज़्यादा वो कर दिया. गन वाला आदमी ना, अगर मेरे पास गन है और मैं लड़ने ही आया था, आई बी वेरी काम. मुझे पता है मुझे कुछ नहीं करना है, निकाल के सिर्फ ट्रिगर दबाना है. दैट इज व्हाट गिव्स यू दैट स्टेटस. तो जो निशाद का फर्स्ट सीन है दैट इज देयर. आई डोंट ओ हिम एनीथिंग. मैं आया हूं अभी बात करने क्योंकि गौरा ने बोला था तो मैं आ जाऊंगा. दैट इज वाई हम लोगों ने वो छोटे छोटी वो चीज़ें रखी थी जो सबकॉन्शियस माइंड पे वर्क करती हैं. कॉन्शियस नहीं, पर ऑब्वियसली टीम तो डिस्कस करती है कई बार उसे कि गौरा बगल में है तो बात करते हुए गौरा का दुपट्टा ले लिया हाथ पहुंचने के लिए. ये सबकॉन्शियसली वर्क कर जाता है. यू कैन सी देयर इज अ रिलेशन बिटवीन दीज टू. जब वो बात कर रहा है तो उससे अलग तरह से बात करेगा क्योंकि उसको ये है कि आई डोंट बिलीव इन स्टेट नाउ. स्टेट ने जो किया है हमारे साथ इतने सालों में, आई डोंट बिलीव इन यू. दोस्त बोल रहा है बट एक प्रिविलेज से आता है. वो जो आशीष वाला कैरेक्टर था, प्रिविलेज से आता है तो बोल रहा है तो एक हल्का से वो स्मोक के साथ इसलिए बोल रहा है कि यार तुम्हें कैसे समझाऊंगा, क्योंकि तुम इतने प्रिविलेज से आते हो, तुम कभी समझ ही नहीं सकते कि ये पेन क्या होता है. जाटव से जब मिलेगा, जो कुमुद भाई ने प्ले किया था, तब अलग तरह से मिलेगा. सो दीज आर स्मॉल थिंग्स दैट यू हैव टू कीप कि इस टाइम पे ये सीन का हाई से भी हाई स्टेटस पे निशाद बैठा है. अयान को इसकी जरूरत है, निशाद को उसकी कोई जरूरत नहीं. अयान की बात हुई, उसको लगा कि पहली बार कोई आदमी शायद कुछ ऑनेस्टी से बोल रहा है. ओके, आई विल गिव यू अ चांस. ये अपने दिमाग का मोनोलॉग है. आई विल गिव यू अ चांस, ठीक है आप करके देख लीजिए. तो उसके वो एंड में वो डायलॉग मारता है. इसलिए आई लव्ड इट द वे दे हैव रिटन इट ना, कि वो बोलता है कि बाबा साहब ने कहा था कि ये देश इस किताब से ही चलेगा. जब मैं बोलता हूँ ना कि ये तो उस किताब की नहीं चलने देते जिसकी शपथ लेते, तो वो बोलता है कि लेकिन चलानी पड़ेगी निशाद. यहाँ पे अगर ये ख़त्म हो जाता तो निशाद नहीं बनता. बात यह है कि उसके बाद निशाद बोलता है कि लेकिन बाबा साहब ने ही कहा था कि अगर इस किताब का गलत इस्तेमाल हुआ तो मैं पहला आदमी हूँगा जो उसको जला दूँगा. दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. This is what gives Nishad the status and the idea of hero. He knows. तुम आके ना उसको मत बताओ कि अयान नहीं लास्ट ज्ञान देगा कि ये तरीका है. It should not be your vision. It should be a vision जो उस कास्ट से बिलोंग करता है, जो ऑप्रेस्ड है, जो उस एट्रोसिटी को झेल रहा है. That vision is the most important thing. Then second वाले में idea was कि अब निशाद जहां पे आ चुका है, नाउ ही कैन नेवर बी लो स्टेटस. निशाद जहां पे हमारे दिमाग में प्लेस हो चुका है कि वो शुरुआत में वो स्ट्राइक करवा चुका है, उसके बाद वो सारी चीज़ें जो हो चुकी हैं, और ये इस सीन में हम उसकी प्रेजेंस देख चुके हैं कि वो आता है, ही ओन्स द प्लेस. अब बात ये है कि यार एक जो प्रॉब्लम थी, जो हमारा काफ़ी लंबा डिस्कशन हुआ था, बहुत अच्छा, मतलब कमाल के लोग हैं वो लोग, तो वो मान गए. और गौरव का तो आइडिया था ही, गौरव सोलंकी का, कि यार हमेशा ना पता नहीं क्या होता है, जब भी हम रेवोल्यूशनरी या किसी ऐसे उसको दिखाते हैं ना, उसको ना इमोशनलेस बना देते हैं. अरे यार इनका तो आइडिया ना कि रेवोल्यूशनरी है तो एकदम वैसा है कि उसको कोई कुछ फील ही नहीं होता. इन द फेस ऑफ डेथ खुशी हाँ, खुशी तो जा उसे रहे हैं, कुछ कुछ नहीं फीलिंग होगा. नहीं है कि मरने वाले हैं. ये है वो है. तो वो जो गौरा के साथ का सीन है जिसमें रोता है निशाद, वो बहुत कॉन्शियस डिसीजन था. और ये एक आइडिया था कि यार जब मम्मियां देखने आए, हम लोगों ने ये लाइन एक बोली थी कि उनको ना लगे यार इस बच्चे को मार दिया, हमारे बेटे जैसे को. ये भी इंसान है. इसलिए उसका ड्रीम भी वैसा ही था कि रोमांस की बात हो रही है ना, यार हम भी बैठते, यार हमारा भी दिल था कि कभी हम तालाब में पैर डाल के तुम्हारे साथ बैठते. होगा ही ना. एक 20-21 साल का लड़का, जैसे मैं जो बता रहा था आपको कि भाई हम जब आशिकी के गाने सुनते थे तो
फिर तो आदमी एक पॉइंट पे ये वाला करता है ना कि आप प्यार करने के लिए ढूंढते हो जी यार मुझे ना ये गाना फिट हो जाए इसके लिए कोई तो है, हाँ ये ऐसा करता हूँ मैं इस तो वजह से रेडी हूँ, बस प्यार कोई करता मिल जाए। हूँ। कोई भी मिल जाए मुझे, क्योंकि ये गाना एंजॉय करना है। Yeah. सो दैट इज द आइडिया कि वो तो है ना उस लड़के में, वो बच्चा ही है। आप उसे ऐसे देखने लगे हो कि रिवोल्यूशन 22-25 साल का एक आदमी जो है वो और क्या करेगा, 50-30 साल का आदमी लड़का है ना, 30 साल का आदमी, तो उसका वहां पे ब्रेक डाउन होना वॉज इम्पोर्टेंट। कि वो ना, उसको भी तो थकन होती है यार, वो सब छोड़ के अपनी प्रिविलेजेस, वो जमीन पे खड़ा है लोगों के लिए लड़ने के लिए, कभी तो किसी एक इंसान के साथ तो वो बोलेगा ना कि यार बहुत थक गया यार। लेकिन वो थक नहीं सकता क्योंकि बाहर वालों की उम्मीद मुझसे है, तो मैं ना भी सिंपैथी ले नहीं सकता बाहर वालों से, तो मैं निकलूंगा। एंड दैट इज वाई वो मुझे और खूबसूरत लगता है मरने के टाइम पे जो एक एक्सप्रेशन, मतलब जो कई लोगों का मुझे फिर फोन भी आया था लास्ट उसको लेके, वो जो मूंछ पे हाथ मारते हुए बोलता है कि अभी तो और आएंगे, हम आखिरी थोड़ी थे। ग्रेट हीरोइक लाइन। बट वही वो बात हुई थी अनुपम सर से कि यार लेकिन है तो बच्चा ही ना, उसको पता है ना मर रहा हूं, खत्म है। तो एक हल्का सा आंखों में डर भी है, हल्की सी गीली है आंखें अगर आप देखेंगे, बहुत हल्की सी, लेकिन दिखाऊंगा नहीं, मारेगा ना, क्योंकि तेरे सामने मैं वीक नहीं हूँ। तुम हमें वीक ही तो मानते हो इतने सालों से, मैं वीक नहीं हूँ तेरे सामने। दैट वॉज द आइडिया। सो दैट इज हाउ यू बिल्ड अ कैरेक्टर। जो आपने बोला ना कि वो कैसे अचीव होता, दैट इज हाउ इट इज डन। कि यू नीड टू अंडरस्टैंड कि क्या चीज कहाँ कम्युनिकेट कैसे करेगी। दिस इज योर होमवर्क। पर ऐसे आपने पूछा तो मैंने बता दिया, पर मुझे हमेशा ना इन चीज़ों के बारे में बात करने में कई लोग ना वो आके इंटरव्यूज में कह रहे वेट लॉस कर लिया मैंने और मैंने वेट गेन कर दिया, मुझे ना वो लगता है कि नहीं यार ये तो मेरा होमवर्क है ना, वरना कोई मुझे क्यों हायर कर रहा है अगर एज एन एक्टर मैं इतना भी नहीं सोच रहा था। सो ये अंडरस्टैंडिंग अबाउट when to change status and the vulnerability everyone feels, ये realism तो आपने अपने पहले रोल से दिखा दिया था, because in No One Killed Jessica also the interrogation scene was first written as कि he is confident, cocky, arrogant, और आपने आके बोला नहीं एंड में तो लड़का ही है, उसके अंदर फटरी होगी, so you got to show the vulnerable side of it, and I think that comes to and makes the character a lot more layered. एक ऐसी मूवी है समय, I don't know आपने देखी है नहीं, उसमें सुष्मिता सेन, सुशांत सिंह और जैकी श्रॉफ, एंड जैकी श्रॉफ इज द इनविजिबल हीरो ऑफ द मूवी क्योंकि वो आते सिर्फ क्लाइमैक्स में, एंड ही इज कंट्रोलिंग एवरीथिंग इन द मूवी, एंड सिर्फ एंड में आते हैं, एंड इफ यू डोंट बिलीव इन हिम बाय द एंड एंटायर मूवी इज कोलैप्स एट दैट स्टेज. इट वाज आई थिंक इट वाज अ मूवी दैट मेनी पीपल डिडंट गिव अ लॉट ऑफ अक्लेम फॉर, बट हाँ मुझे नहीं पता, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात था, देखना आप. या हाँ जब आप मनोज वाजपेयी के साथ काम कर रहे थे तो उनसे आपने सीखा कि हर कैरेक्टर की एक चाबी होती है, की एज अ ट्रिगर, और अगर आपने वो ढूंढ ली स्क्रिप्ट में, दैट मीन्स कि आपके बैड डेज ऑन सेट कम हो जाएंगे, कि यू वोंट रीच मे बी 40% परफॉर्मेंस, आपका बेस लाइन 70-80 पर पहुंच गया है, फिर आप उसको 90-95 तक ले जाते हैं. हाउ डू यू फाइंड दिस चाबी, दिस की, दिस सोर ऑफ द कैरेक्टर जस्ट फ्रॉम द स्क्रिप्ट, अगर आपको एक स्क्रिप्ट मिली है? ये वो प्रैक्टिस है, ठीक है, वो आपका बेसिकली आप स्क्रिप्ट लेते हैं, हिट एंड ट्रायल, आप ना बार बार उसे ट्राई करते रहते हैं, दैट इज वाई थिएटर बिकम्स रियली इंपॉर्टेंट. ये ना आप जो लोग बेचारे सीधे फिल्म्स में आते हैं, अनटिल अनलेस यू आर सुपर प्रिविलेज्ड कि भाई आपको 8 फिल्में तो ऐसे ही मिल जाएंगी, तो आप आइए और फिल्म स्क्रीन पे आके आप अपना ट्राई करते रहिए, 8वीं फिल्म में भी अगर आपने एक ट्रू मोमेंट दे दिया तो यू विल गेट मोर वर्क, वट एवर. या कई लोगों को 15-20 फिल्में मिल जाती हैं ऐसे, वो एक अलग प्रिविलेज है. जिन लोगों के पास नहीं है वो प्रिविलेज, थिएटर आपको ना वो ऐसा नहीं देता. मेरा मानना है अगर फिल्म में भी आप अगर कर रहे हैं कि आप आ गए हैं, आस्क फॉर रिहर्सल्स विद डायरेक्टर, उनको बोलिए यार सीन ना करके देखते, आप अपना प्रोपोजिशन देते हैं, वो डायरेक्टर को अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, वो बोलेगा यार नहीं पता नहीं थोड़ा इधर जाते हैं. नाउ यू स्टार्ट कोलैबोरेटिंग ऑन दैट, एंड आपको लगेगा हाँ यार एक्चुअली ना इसने जो बोला ये ज़्यादा अच्छा वर्क कर रहा है. यू हैव टू बी ओपन, आप ऐसे नहीं हो सकता कि आप ओपन नहीं है. तो आप वो ट्राई करते हैं, आपको कुछ मिलता है, अगली बार जब आप जाते हैं तो आपने जो पहली बारी में गलतियां की हैं आप वो नहीं करते, आप नई गलतियां करते हैं, फिर आप वो नहीं करते, फिर आप नई गलतियां करते हैं. तो गलतियां हमेशा होती रहेंगी, बट एक बहुत बड़ा गलतियों का भंडार जो जनरल गलतियां हैं वो कम हो जाता है.
आपकी गलतियां जो हैं वो इतनी एडवांस हो जाती हैं कि वो सिर्फ आपको ही शायद एक पॉइंट के बाद सिर्फ बॉदर करती हैं। वो शायद और बाकी लोग देखें कि नहीं यार बिल्कुल बढ़िया था। मुझे तो फर्क भी नहीं दिखे अगर मैं देखूं। हाँ, हाँ। क्योंकि एज एन ऑडियंस किसी और एक्टर के शायद मुझे भी नहीं दिखेगा। हो सकता है वो कुछ बोलेगा कि यार पता नहीं यहाँ पे ये हो सकता था, मैं बोलूँगा हाँ शायद, लेकिन यार मुझे तो बहुत बढ़िया लगा। तो आप इतने उस पे जब आप प्रैक्टिस करते रहते हैं, आप इस लेवल पे पहुंचते हैं कि इट इज ओनली यू दैट कैन सी के ओ ये हल्का सा ना, ये बुल्स आई पे नहीं लगा था, ये हल्का सा उसके साइड पे लग गया था, चलो कोई बात नहीं, अगली बार ट्राई करूंगा कि बुल्स आई पे जाए। तो ये तो प्योर प्रैक्टिस है, इसके लिए कोई ब्रूट फोर्स, ट्रायल एंड एरर और ये कुछ आप कर सीख ही नहीं नहीं सकते। सकते, कोई चांस ही नहीं। आप द ओनली थिंग दैट कैन हेल्प यू इज रीड लॉट्स ऑफ लिटरेचर। दैट इज द ओनली थिंग दैट कैन हेल्प यू, बिकॉज वो ऑटोमेटिकली ना जब आप अच्छा लिटरेचर पढ़ते जाते हैं, आपका इंटरेस्ट बनता जाता है, वो ना एक कैरेक्टर के सोचने के उसमें हर राइटर ना अलग तरह से लिखता है, आपको एक अलग कैरेक्टर के लिए एक अलग पर्सपेक्टिव देता है। प्रेमचंद को आप जब पढ़ते हो तो वो एक अलग तरह का पर्सपेक्टिव देता है आपको। आप धर्मवीर भारती को जब पढ़ते हैं वो एक अलग तरह का पर्सपेक्टिव देता है। मंटो एक अलग तरह का दे रहे हैं, इसमें सुता अलग तरह दे रही, सब एवरीवन। आप जब वो पढ़ते रहते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके पास ना 8-10 ग्रेट माइंड्स की अप्रोच क्या होती है कैरेक्टर की तरफ, ये ऑलरेडी कहीं आपके दिमाग में आ चुकी है। सो वाइल वर्किंग ऑन इट बहुत इजीली आपका वो क्रैक होगा कि विच इज द बेस्ट वे टू कम्युनिकेट दिस कैरेक्टर, क्या चीज ऑडियंस को सही जगह पे टच करेगी, दैट हेल्प्स यू। तो आई थिंक सिर्फ इकलौती चीज जो आदमी कर सकता है, इकलौता होमवर्क, दैट इज पढ़ाई करो भाई जितनी हो पाए। छीनो यार जिंदगियां अपने अंदर लो ना लोगों की, कितनी जिंदगी जी सकता हूँ मैं अकेला। किताब मुझे, मैं ऑलरेडी जो हूँ 2000 जिंदगियां जी चुका हूँ, बिकॉज आई रीड अ लॉट। इट ब्रॉडन्स योर पर्सपेक्टिव। चलो, मैंने बोला था वो सीन स्टीलिंग वाली बात पार्क करेंगे, लेट्स गो टू इट। हीरो के दोस्त के बारे में बात करते हैं। बेकडेल टेस्ट नाम का एक टेस्ट है विच एक्सप्लोर्स द रिप्रेजेंटेशन ऑफ विमेन इन फिल्म, और उस टेस्ट के 3 क्राइटेरिया है। आर देयर 2 women इन द फिल्म, द सेकंड इज क्या वो एक दूसरे से बात करते हैं, और तीसरा है जब वो बात करते हैं आर दे टॉकिंग अबाउट एनीथिंग अदर देन अ मैन। अगर ये क्राइटेरिया नहीं मीट हुए, इसका ये मतलब है कि द फीमेल कैरेक्टर्स दैट यू हैव इन द मूवी आर नॉट, they're not well fleshed out, they're not crafted, one-dimensional characters who are just there to serve men. And then there's commentary on sexism, patriarchy. आपका एक वेरिएंट है हीरो के दोस्त के लिए, which is similar, जहाँ आपने बोला है 2 क्राइटेरिया होने चाहिए। क्या हीरो के दोस्त का कोई भी सीन है जिसमें हीरो नहीं है, हाँ, और उस सीन में क्या वो किसी और चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं अपार्ट फ्रॉम द हीरो। अगर ये क्राइटेरिया नहीं मीट हुए तो इसका ये मतलब है सेम आइडिया, हीरो का दोस्त सिर्फ एग्जिस्ट करता है फॉर द हीरो, टू सर्व द हीरो, उसकी कोई अपनी जिंदगी नहीं है, वो एक्सपोजिशन के लिए कि हीरो आके पूरा प्लॉट बताएगा, उससे आगे बढ़ेगी कहानी। और आपने ये भी कहा कि जब एक्टर्स बॉम्बे आते हैं, अगर एक एक्टर का मैनिफेस्टो होगा, डूज एंड डोंट्स में टॉप डोंट ये होगा कि हीरो के दोस्त को नहीं प्ले करना है, क्योंकि यूल बी टाइप कास्ट इन दैट रोल। बट यू सेड नहीं, ये कैरेक्टर है और मैं प्ले करूंगा एंड आई विल ब्रेक इट। सो हाउ डू यू टेक दीज कैरेक्टर्स एंड देन विद इन दीज कंस्ट्रेंट्स मैनेज टू मेक इट मेमोरेबल, आइकॉनिक एंड पुश पास दीज स्टीरियोटाइप्स? यार देखिए, मेरे हिसाब से वाइल अप्रोचिंग एनी कैरेक्टर, ये तो ना देखो लोगों ने बनाया हुआ है, ऑडियंस का पर्सपेक्टिव जो है वो मीडिया बना देती है। ठीक है, हमारे ना आई थिंक मैक्सिमम डिजास्टर जो हुआ है और फिल्म्स में, वो है पीआर एजेंसीज की वजह से। अच्छा, ठीक है, तो आपको ना वो बेचते ही हैं। तो जब आप एज एन ऑडियंस आप कोई चीज़ देखते हैं तो आप बोलते हैं यार ये तो बड़ा अलग है, मुझे तो यार ये चीज़ ऐसी लगी, पर जब ये बेच रहे थे मुझे अलग तरह से बेच रहे थे। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा बर्बाद किया है। तो ये हीरो के दोस्त वाला भी ना, ये भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मेरा साफ मानना है भाई, रिटन लाइंस हैं, आप जब वो स्क्रिप्ट पढ़ते हैं यू नीड टू फाइंड कि यार कहाँ पे ना मेरे पास जगह है इसको इंसान बनाने। वो जो हम बात कर रहे थे ना कि हाउ टू अप्रोच अ कैरेक्टर, कि ये कैरेक्टर यहाँ पे हाई स्टेटस होगा, लो स्टेटस होगा, क्या करेगा क्या नहीं करेगा, दैट इज योर टास्क एज एन एक्टर। very different because people try to identify where they can steal the scene. उसका कोई मतलब नहीं। बात यह है कि कहाँ पे मैं वो सीन को बढ़िया बनाने में हेल्प कर सकता हूँ, जिससे कि इस कैरेक्टर को लोग इंसान मानने लगे। जैसे मैं अगर आपको एग्जांपल दूँ, मैंने पहला जो वो हीरो का दोस्त किया था, दैट वाज मेरे ब्रदर की दुल्हन। उसमें एक सीन था जिसमें मैं इमरान को डांटता हूँ
कि पागल 2 सीन थे एक्चुअली जिसमें मैं डांटता हूँ उसे कि एक तो बिल्कुल शादी होने वाली है बड़े भाई की और जस्ट उससे पहले मैं बोलता हूँ कि तेरा दिमाग खराब है क्या करेगा फलाना ढिमकाना। और एक और था वो एक कमरे के अंदर वो जब बैठा हुआ है तो उसको मैं थोड़ा मजाक में डांटता हूँ तो पागल हो गया है क्या। बात ये है कि अब वो है कि वो डांटना जो है मेरे पास एक ऑप्शन था कि मैं उसमें हीरो बन जाता, ठीक है, या हीरो बनने की कोशिश करता, क्योंकि बन नहीं सकते आप साहब। स्क्रीन प्ले ना वो इमरान खान के लिए और अली जफर के लिए लिखा हुआ है। आप ज्यादा कुछ करोगे तो एडिट टेबल पे वो बोलेगा मेरी फिल्म गलत जा रही है, पूरा सीन ही निकाल वो दिया। काट देगा आपका। तो क्या कर सकते हैं, नहीं भाई हीरो तो ही है, क्योंकि कहानी अभी तेरी बन रही है इसलिए तू हीरो है। उसका मतलब ये नहीं है कि तू हीरो ही है। मैंने ये कहानी अपने पर्सपेक्टिव से देखी कि यार गए थे भाई, एक दोस्त है उसको जो लड़की पसंद है उसकी शादी उसके बड़े भाई से हो रही थी, तो अब मैं ऐसे सिचुएशन में कैसे डांटूंगा इस आदमी को? हीरो बनकर डांटूंगा, चढ़ के डांटूंगा एकदम वो करके? नहीं, उसके अंदर अफेक्शन होगा डांटने में जो दोस्त के साथ होता है। फॉर दोस 2 सीन्स आई वाज लाइक यार ये करना है। जन्नत 2 में फिर सेकंड चीज मैंने उसके बाद कर रही थी जन्नत 2। जन्नत 2 में जो लास्ट सीन था सुसाइड वाला, दैट वाज द सीन मैंने पढ़ा, मैंने कहा आई वांट टू डू दिस। मैं इस सीन में एक बेसिक अपनी एप्लीकेशन, क्योंकि हमारे यहाँ डालनी पड़ती है, इंडस्ट्री ऐसे ही वर्क करती है हमारी कि भाई हम भी अच्छे एक्टर हैं यार, हमारा भी देख लो। तो वो एक अर्जी जो है मुझे पता था कि जो इसमें ये सुसाइड करेगा, ये अपने मुंह में गन रख के मारेगा अपने को, ये मुझे इतनी जगह दे रहा है ये सीन स्क्रीन प्ले वाइज भी कि मैं कम्युनिकेट कर दूंगा लोगों को कि भाई आप दे दीजिएगा मुझे काम, मैं कर लूंगा आपके कैरेक्टर्स। उसके लिए मैंने जन्नत 2 किया था। रांझना तो जैसे मैं पहले भी बोलता हूँ, रांझना वाज अ वेरी वेल रिटन कैरेक्टर। मतलब बल्कि मुझे पढ़ के उल्टा प्रेशर आया था कि भाई एक सेकंड ये संभाल लूंगा मैं, तो बहुत ज़्यादा कुछ दे दिया, इतना खाने को है, कैसे जस्टिफाई कर दूंगा मैं, या कहीं ऐसा होगा कि यार लिखा वहाँ था और तू 80% ही कर पाया। तो वो तो बहुत ही अच्छा लिखा हुआ कैरेक्टर था। तो आई थिंक बात वही है कि अगर आपने, अरे यार मुझे हीरो नहीं बनाया, आपने अगर स्क्रिप्ट पढ़ने ही आप इस एटीट्यूड से बैठे तो प्रॉब्लम। बात ही अच्छा इस आदमी की कहानी है, मैं आऊँगा बीच में, यहाँ पे आऊँगा, मैं सिर्फ इतना ही बोलता हूँ कि मैं जाके डायरेक्टर से थोड़ी देर बात कर लेता हूँ कि सर आप कैसे देख रहे हैं, आपको क्या लग रहा है, फलाना ढिमका ना। अगर लगा कि नहीं 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 भाई ये तो ना तुम्हें ऐसे दबा के बैठा देगा, सर अभी रहने देते, बाद में कभी काम करेंगे, मत करो। पर लगा कि वो बोल रहा है कि हाँ हाँ यार वो लिखते टाइम ना उतना हमारा वो रहा नहीं, पर ये इंटरेस्टिंग है, हाँ हाँ ऐसा बोल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। कि सर यहाँ पे क्या सिर्फ मैं एक इस जगह पे ये डायलॉग ना बोलूँ तो चलेगा? वो बोले हाँ हाँ क्यों नहीं, काट देते हैं, मत बोलना। यानी कि वो आदमी आपको वहाँ पे इंसान बनने से रोकेगा नहीं, आपको अपने कैरेक्टर को इंसान बनाने से रोकेगा नहीं, वो आपको बल्कि हेल्प करेगा। या अगर हेल्प नहीं भी कर रहा तो जगह तो पक्का देगा कि आप कर लो जो भी आपको करना है। तो मैं इस एटीट्यूड से क्लियरली आगे बढ़ा कि भैया ऐसे करना है और ये इसको इंसान बना के किसी तरह प्रेजेंट करना है। It shows because I think the gut instinct, especially for actors who are just starting out or who are trying to make it big, अगर आपको लिमिटेड स्क्रीन टाइम मिल रहा है तो योर फर्स्ट इंस्टिंक्ट इज कि नहीं, गॉट ओन द सीन, गॉट सारी एक्टिंग इसी सीन में कर देंगे एंड दैट एंड्स अप टेकिंग इट अवे फ्रॉम द मूवी। लेट्स पिवट एंड टॉक अबाउट पॉलिटिक्स एंड एक्टिविज्म। मुझे आपकी राय चाहिए। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने एक कविता लिखी थी, देश कागज पर बना नक्शा नहीं होता। उसमें उन्होंने कहा था, यदि तुम्हारे घर के एक कमरे में आग लगी हो तो क्या तुम दूसरे कमरे में सो सकते हो? यदि तुम्हारे घर के एक कमरे में लाशें सड़ रही हो तो क्या तुम दूसरे कमरे में प्रार्थना कर सकते हो? यदि हाँ तो मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना है। देश कागज पर बना नक्शा नहीं होता कि एक हिस्से के फट जाने पर बाकी हिस्से उसी तरह साबुत बने रहे। आपने कई बार कहा है, आपने ट्वीट भी किया है कि अगर आर्टिस्ट पॉलिटिकली कमिटेड नहीं है, सोशली अवेयर नहीं है, तो कवि जैसे आपको भी उनसे कुछ नहीं कहना है। आप एंटी सीए प्रोटेस्ट में काफ़ी इन्वॉल्व थे और आपने ये भी कहा था कि तांडव, आर्टिकल 15 जैसे जो कैरेक्टर्स है आपसे काफ़ी मिलते भी हैं। एंड देन आपने ये भी ट्वीट किया या इंटरव्यू में बोला था कि नॉट टेकिंग अ पॉलिटिकल स्टैंड comes from a position of privilege. It's a privileged position to say I'm apolitical. But clearly सब लोग इसको सेपरेट कर देते हैं, आर्ट को पॉलिटिक्स से। Most actors don't take a political stand. So just to start off, I want to understand the underlying motivation. आप क्यों politically motivated है? What is the intention? यार आई थिंक फर्स्ट थिंग कि मैं उस तौर पे प्रिविलेज नहीं था
ठीक है, तो मैंने देखा है कि जब आप फाइनेंशियली वीक होते हैं, जो कि हिंदुस्तान का 95% इंसान है, तो आपके साथ क्या क्या सिस्टम कैसे बिहेव करता है आपके साथ, तो मैंने वो देखा हुआ है। तो आई नो कि भाई इस पे कुछ ना करके तो कुछ नहीं हो सकता, बात करनी पड़ेगी। जब हम वहीं थे तब भी हम बात कर रहे थे। अब जस्ट बिकॉज कि मैं अब प्रिविलेज्ड हूं बिकॉज ऑफ फाइनेंसेस, मैं अपॉर्चुनिस्ट नहीं हूं, मैं इतना ही बोलूंगा। तो मैं ऑनेस्ट हूं, और मेरे साथ एक्चुअली मेरा जवाब आपने दे दिया कि अगर आपके बगल के कमरे में एक लाश सड़ रही है तो क्या आप प्रार्थना कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अगर आपके बगल के कमरे में आग लगी है, मैं नहीं भाई आराम से बैठ सकता। अगर कहीं किसी को मार दिया जा रहा है, आपको दिख रहा है कि कहीं इनजस्टिस हो रहा है, मैं बोलूंगा यार। मैं उन लोगों में से नहीं हूं ना, वो आजकल जो बहुत ज्यादा वीडियोस दिखते हैं, और वही है कि ये आर्ट के नाम पे लोग वही बन गए हैं कि सड़क पे वीडियो बनाने लगते हैं कि अरे देखो ये आदमी एक औरत को कितना ब्रूटली मार रहा था। अबे तू क्या कर रहा था वहां पे? जाना, रोकना, पुलिस को बुलाना, कुछ करना। वहां बैठा हुआ क्यों है? वीडियो क्यों बना रहा है? ताकि तुझे व्यूज मिले। दैट इज माई प्रॉब्लम। और वो इसी तरह चलते हैं जैसे वो जो बहुत फेमस, मैं उसका नाम भूल गया यार, फोटोग्राफर जो है, वो जो अफ्रीका का एक बहुत फेमस हुआ है ना, कि वल्चर बैठा हुआ था और एक बच्चा था। 94 में आई थिंक उसको मिला था, फोटोग्राफी का अवार्ड मिला था, एंड ही कमिटेड सुसाइड क्योंकि वो फोटो खींच के आ गया था। और एक बिल्कुल छोटा बच्चा जो क्रॉल कर रहा है, मैल न्यूट्रिशन बच्चा, वो फोटो बहुत फेमस है, आप गूगल करेंगे तो यू फाइंड इट। मैं नाम भूल गया हूँ उसका। और पीछे दो वल्चर्स बैठे हुए हैं, दे आर वेटिंग फॉर हिम टू डाई। तो वो मरे तो वो खा लें उसका कारकस बच्चे का। ये फोटोग्राफर फोटो खींच के आ गया था। तो ये आपको ना, जो ऊपर बैठी हुई पावर्स है ना, ये आपको हमेशा ना यही समझाएंगी कि अब ये आपका काम नहीं है, ये उसका काम था। एंड दैट पर्सन रियलाइज दैट। उसको अवार्ड तो मिल गया उस फोटो के लिए, बट ही कमिटेड सुसाइड। वो उसकी कॉन्शियस कहीं ना कहीं जिंदा थी। इन लोगों की कॉन्शियस मर चुकी है, ज्यादातर लोगों की। तो मैं अपनी कॉन्शियस को जिंदा रखना चाहता हूँ भाई। और मैं नहीं कर सकता ये कि जैसे मुझसे नहीं बनेगा ये वीडियो। ये ना सड़क पे आजकल बहुत दिखते हैं। अभी कल भी मैं ऐसे बैठा हुआ थोड़ा रील देख रहा था, कल भी कहीं का दिख रहा था कि वो मारे जा रहा है एक आदमी एक औरत को। ये 5-6 लोग खड़े हुए हैं, एक आदमी किसी ने बेचारे ने हिम्मत करी है और वो बीच में जाके उसने रोका है। तो आई एम सॉरी सर, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ। I'm going to try to play devil's advocate. हाँ, मैं हाँ। उनकी तरफ से आया हूँ जिनके कॉन्शियस मर चुका है. What is your highest calling in life? कुछ लोग मानते हैं कि there's one role, आदमी का एक रोल होता है सोसाइटी में, and what is that one role that provides the highest value to society? आपका क्या है? Do you think it's becoming one of the finest actors? And we're talking on a professional front. Personally, it could be being a good son, father, husband, all of that comes in the picture. But on a professional front, do you think your biggest calling in life is to become one of the finest actors of the generation? You're already on that path. Yeah, do you think it is to be an influential leader, political leader, revolutionary, a thinker? क्या लगता है? एक्टर, सीधी सी बात। बट मेरा एक्टर होना, या मेरा, मैं कह रहा हूँ चलो एक्टर छोड़ो, मेरा इंजीनियर होना कैसे मुझे एक बेसिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर लेके जाता है, इज माई क्वेश्चन। मुझे एक्टर बनना है, दैट इज समथिंग जो मुझे अपने क्राफ्ट पे काम करना है। एक तो आर्ट के साथ तो और ज्यादा ऐड हो जाता है। जैसे हमने जो अभी बात की निशात के बारे में, आई एम सॉरी बट मैंने, हो सकता है बड़ा एरोगेंट साउंड करे, पर हमारी बात हुई थी अनुभव सर से कि मैंने बोला था कि सर ये मैं बहुत अच्छा करूंगा और मुझे पता है ये रोल कैसे होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आई एम अवेयर, आई टॉक अबाउट दीज थिंग्स, आई अंडरस्टैंड कास्ट पॉलिटिक्स, आई अंडरस्टैंड कि ऑप्रेस्ड क्लास जो है वो किस तरह से बिहेव करती है। जैसे आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आपको उससे एक्टिंग के तौर पे, एक्टर के तौर पे समझ में आएगा। बड़ा खूबसूरत एग्जांपल नाना सर ने दिया था, नाना पाटेकर था, कि मैं एक्टर का नाम नहीं लूंगा, इसका नाम लिया था, पर उन्होंने एक एक्टर का नाम लिया कि भाई वो फलाना एक्टर, बेसिकली एक प्रिविलेज्ड एक्टर आप मान के चलिए, ठीक है, जिसकी फैमिली भी प्रिविलेज थी। वो बोले उसको अगर आपने 4 दिन से भूखे आदमी का रोल दिया
कि यार ये आदमी ने 4 दिन से खाना नहीं खाया है और ये ऐसे पड़ा हुआ है, गरीब आदमी, ये आपका वो है। तो कह रहा वो कर ही नहीं सकता। आदमी बोले यार ये क्या बात हुई? क्योंकि उसने ना पढ़ाई नहीं की है। अब मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि पहला इंस्टिंक्ट क्या आता है कि वो आदमी बोलेगा नहीं नहीं यार मुझे ना समझना है, 4 दिन के भूखे आदमी को क्या लगता है। उस एक्टर ने बोला कि मैं 4 दिन खाना नहीं खाऊंगा। मत खा। 4 दिन तक खाना नहीं खाया और उसने बोला यार बहुत इंटेंस भूख लगती है भाई, अब ये सीन मैं कर सकता हूँ। नहीं, तू नहीं कर सकता। वो 4 दिन भूखा रहना उस आदमी को इतना नहीं सता रहा था, उसके साथ जो जिल्लत है कि आई कांट इवन अफोर्ड अ सिंगल बाइट फॉर माई सेल्फ, फॉर माई फैमिली, आई कैन नॉट सर्वाइव। दैट ह्यूमिलिएशन इज वॉट यू नीड टू प्ले इन दैट सीन. It is not the hunger. Hunger is the last of his concern. That humiliation kills that person. The self-esteem. ये आपको प्ले करना है. तो ये समझने के लिए, as an actor, to become a good actor, you need to be aware about your society. And you need to keep yourself clean. जो हम शुरुआत में बात कर रहे थे, that truth. भाई साहब, आप कहाँ ट्रूथ ढूंढ रहे हो यार? फिर ठीक है, आप बोलते हो कि नहीं यार हमें तो इसमें कुछ नहीं बोलना, हमें उसमें कुछ नहीं बोलना, देन मैं क्यों आपको देख रहा हूं किसी एक पर्टिकुलर पार्टी की रैलीज में और पार्टीज में? अगर आप ये पॉलिटिकल हैं तो मैं क्यों देख रहा हूं आपको? ओ यार ये ना पॉलिटिकल फिल्म है यार, मुझे ये नहीं करना। अच्छा, तो फिर आप ये राइट विंग की फिल्म क्यों करके बैठे हैं साहब? आपको पता है ना आपकी वजह से दंगे हो गए कहीं पे, आपको पता है ना आपकी वजह से यहाँ लोगों ने वो निकाल के किसी को मार दिया या कुछ भी कर दिया। अब क्या हुआ? ओ मैं तो आर्टिस्ट हूं ना। तुम आर्टिस्ट नहीं हो, तुम एक अपॉर्चुनिस्ट हो, तुम एक समाज के लिए खतरनाक इंसान हो। क्योंकि ये जो एक पूरा गेम चला है ना भाई, टू बी सेल्फिश। क्यों भाई? अरे यार सेल्फ केयर को स्कैम बना दिया। दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, सेल्फ लव इज नॉट अ प्रॉब्लम। और उसको ना अभी के तौर पे बेच के एक ना बहुत बड़ा स्कैम है, वो शैम बना दिया। क्या यार, तो आप करिए ना मुझसे प्यार, आप मेरा ख्याल रखेंगे। सोसाइटी में जी रहे हैं ना हम कहीं किसी एक इकलौते जगह पे थोड़ी जी रहे हैं ना, हम सोसाइटी में जीते हैं ना। सोसाइटी का मतलब क्या है? सोसाइटी जैसे वो बड़ा अच्छा, वो एक आई थिंक वो पॉडकास्ट ही है, सिविलाइजेशन बन गई है। इसका पहला एग्जाम्पल कहाँ से आता है? एक क्या नाम है उन लेडी का, मैं भूल जाऊँ, मेरे नामों के साथ में बहुत खराब है। उसने बोला कि जब पहली बार आपको पता लगता है कि किसी एक आदमी की हिप बोन जो है वो हील हो गई थी, तो कहीं हड्डियों में मिला है और आपको देखने को मिलता है कि किसी की हिप बोन जो है वो ठीक हो गई थी, उसने बोला दिस इज द फर्स्ट साइन ऑफ सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन जो है ना वो हमें मटका मिल गया, हमें चम्मच मिल गया, दैट इज नॉट द आइडिया ऑफ सिविलाइजेशन और सोसाइटी। अगर किसी की हिप बोन रिकवर हुई है, इसका मतलब है कि देयर वाज समवन टू टेक केयर ऑफ दैट पर्सन फॉर एटलीस्ट 3 to 4 months। वरना वो मर जाता, कोई खा जाता। ये पहला साइन है सिविलाइजेशन का। हम ये कहाँ से नया आइडिया आया है कि ये गलत है, हमें इससे दूर जाना है? क्यों जाना है भाई? मैं अगर आपका ख्याल, अगर हम यहाँ पे 2 ही लोग हैं, अभी अगर आपको कुछ ऐसा ना हो, खुदा ना खास्ता कुछ आपको अभी हो जाए, कोई दौरा पड़ जाए, ठीक है, मान लीजिए, ओ यार मेरा काम थोड़ी है, ओ माय गॉड, अरे इसको कोई हार्ट अटैक तो नहीं हो रहा, ओ इस कमरे में सिर्फ हम ही 2 लोग थे, कहीं ऐसा ना हो पुलिस मुझे पकड़ ले, कहीं ऐसा ना हो कुछ हो जाए, मैं भाग जाता हूँ। नहीं ना, आई नीड टू हेल्प यू। ये क्या हुआ है भाई? बाद का बाद में देखा जाएगा। ये जो पूरा एक गेम बनाया गया है ना कि एज एन आर्टिस्ट आपका वो क्या है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मैं सबसे पहले सिटीजन हूँ, मैं सबसे पहले इस सोसाइटी का हिस्सा हूँ, मेरी पहली जिम्मेदारी सोसाइटी की तरफ। बात यह है कि मैंने अगर ये बोला है यार इस आदमी को तुमने मारा क्यों, तो लोग क्या मान रहे हैं वही आप, क्योंकि जब डेविल्स एडवोकेट आप बने हैं तो सवाल, क्योंकि इसी तरह के सवाल आते हैं हमें भी ना, इंटरनेट पे भी यही आते हैं सवाल कि ओ आपको पॉलिटिक्स में जाना है क्या? मतलब अगर मुझे एक आदमी कहीं मरता हुआ दिखा और मैंने बोला कि भाई मैंने देखा था ये 4 लोग थे,
जो इसे मार रहे थे। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मुझे वकील बनना है कि अरे तो जिरह कर रहा था यहाँ पे, अरे ये तो पॉलिटिक्स की बात कर रहा है ये कि अरे इस चीज़ की वजह से ना 15 लोग मर जाएंगे, अरे दंगे गलत होते हैं करना। ओ यार, आर यू अ पॉलिटिशियन? व्हाई आर यू सेइंग राइट्स आर रॉन्ग? राइट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी। तो दिस इज हाउ द मेंटालिटी इज वर्किंग। यू आर पुशिंग पीपल अवे सो दैट ये जो पावर में बैठे हुए लोग हैं पूरी दुनिया में इस टाइम पे आप हालत देखिए ना, पूरे वर्ल्ड में। भाई आज के डेट में तो जेनोसाइड को गलत बोल देना कितना बड़ा पाप बन गया है। जेल में डाल दे रहे हैं लोगों को यार, अगर कोई ये बोल रहा है कि अरे यार पैलेस्टाइन में जो है आप जेनोसाइड मत कीजिए, चलो भाई जेल में। अरे ये देखो कैसा आदमी है, कैसा मार दे रहे हैं यार लोगों को। लाखों लोग मर गए। अगर किसी आदमी ने बोल दिया बेसिक इंसान के तौर पे कि भाई गलत है, ओहो आर यू पॉलिटिकल? यू आर नॉट पॉलिटिकल। ये आदमी इस सोसाइटी में रहने लायक है। ये जो ए पॉलिटिकल लोग हैं, इन सारी चीजों के बाद आई एम रियली सॉरी, यू आर नॉट अ पार्ट ऑफ दिस सोसाइटी। पर पंगा क्या है, मैं आपको दूसरा वो भी देता हूँ, फिर इसको वो करता हूँ, मैं थोड़ा गुस्सा आ जाता है इन सब बातों पर कि और ये लोग ना बहुत होशियार लोग हैं। मैं अगर अपने तौर पे अपनी फील्ड वाले उस पर बोलूँ ना, क्या है ये करेंगे अपना सब, ठीक है, प्रोपागेंडा का हिस्सा बनेंगे, सब करेंगे, बिकॉज दे ऑल्सो नो कि हमारे लोग जो है ना वो इतने बेचारे डेस्परेट हुए हैं एक बेसिक ह्यूमैनिटी के लिए। किसी एक जगह पे फलाने इवेंट में या कहीं किसी एक जगह पे एक ट्वीट या एक स्टोरी इंस्टाग्राम की आज से 5 साल बाद, अभी अगले 5 साल में 10 प्रोपागेंडा फिल्म्स करेंगे, 5 साल बाद ना वो एक स्टोरी शेयर कर देंगे, ओ माय गॉड आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग, हाउ आर पीपल गेटिंग किल्ड इन द नेम ऑफ रिलीजन। सडनली जितने लोग हैं, Suddenly everyone was against it. सब एकदम से बोल देंगे नहीं, वो तो है ही, सडनली एवरीवन इज अगेंस्ट। सडनली ये जो लोग अभी टॉर्चर हो रहे हैं वो एकदम से बोल देंगे कि अरे वाह फाइनली देखो ये आदमी ना जाग गया, उसको भी देखो अब समझ में आया। जो हमारी मीडिया के साथ आजकल चल रहा है ना, ये सारे चैनल्स ने जो आग लगाई, इतने लोगों को मरवा दिया, इन लोगों ने डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है ये लोग बहुत सारे उनके लिए, मैसेकर्स के लिए और पता नहीं किन किन चीज़ों के लिए। एक जगह पे वो बोल देते हैं, किसी एक पॉलिसी को क्रिटिसाइज कर देते हैं, सडनली सब लोग, पूरा ट्विटर मुझे भरा हुआ दिखता है और इंस्टाग्राम कि ओ वाओ हार्ट चेंज हो गया इनका। इनको मालूम है ना, एक दिन एक ट्वीट डालेंगे या एक स्टोरी शेयर करेंगे तो अभी वो राइट विंग से पूरा अपना खाना खाएंगे। उनको जब लगेगा कि अच्छा चीज़ें बदल गई क्या, एक छोटा सा स्टोरी डालनी है एंड दे विल बी एम्ब्रेस्ड। दे नो दैट, दे आर वेरी शार्प। तो उनको ये मत मानो कि अरे उनको बेचारों को ना पॉलिटिक्स शायद समझ में नहीं आती। दे आर द पॉलिटिशियंस, आई एम नॉट अ पॉलिटिशियन, बिकॉज दे आर प्लेइंग विद पीपल्स इमोशन, आई एम नॉट। मैं तो भाई गलत लग रहा है, मैंने बोल दिया ये गलत लग रहा है, नहीं, मैं किसी भी तौर पे किसी को मार देना जस्टिफाई नहीं कर सकता। सो मे बी दे वॉन्ट टू बिकम पॉलिटिशियन। आई थिंक नेक्स्ट अगर आपको मौका लगे यू शुड आस्क देम। नहीं, मैं तो उनकी तरफ से डेविल्स एडवोकेट बन के आया हूं, वही मैं मतलब- कह रहा हूँ कि बट ये पूछना चाहिए लोगों को। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप वो पूछ रहे हैं, वो हमारी क्लियर बात हुई। मैं कह रहा हूँ लोगों को ये पूछना चाहिए इन लोगों से कि व्हाई आर यू बीइंग ए पॉलिटिकल, डू यू वांट टू बी ए पॉलिटिशियन? मैं आपसे पूछूंगा, हाँ, जब मैंने आपसे पूछा आपकी हाईएस्ट कॉलिंग क्या है लाइफ में, टू बी एन एक्टर, वो मैं एक दूसरे डायरेक्शन में जा रहा हूँ। इफ एवरी पर्सन हैज अ रोल in which they can provide maximum value in society and आपका role है to be one of the finest actors, then there's a case to be made that you shouldn't be politically committed. बाकी actors सही कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने ये identify कर लिया कि the maximum value I'm providing is as an actor. अगर मैंने कोई stance लिया against the government, there'll be consequences, repercussions, you faced it. And that's going to affect this trajectory on which I'm going to become one of the finest actors. ये John Stuart Mill की utilitarian philosophy है. अगर विराट कोहली when he was young or A.R. Rahman, these generational talents who have pushed their fields, right? Let's take Virat Kohli. When he was young, let's say he spoke out against the government, got arrested, banned from cricket, let's say. Now there's a question mark when he had actually stood up against the government when he was young, he would have made any change at all. कुछ भी बदलता अगर उन्होंने कुछ बोला. But in hindsight, you can say for sure, the loss of Virat Kohli to cricket would have been monumental to both cricket and to India as a whole.
So the maximum value he's identified, the maximum value I'm going to provide as a human being is that by being the best cricketer possible, anything that comes in the way, मुझे नहीं करना चाहिए, because then it's removing from that value. देखिए, ये एक तो सबसे पहले ये आपका रोल ऑफ सोसाइटी जो है ना, टू बी दैट ओवर अचीवर, टू बी द बेस्ट, है ना. एक तो ऐसा कुछ होता नहीं. अगर विराट कोहली नहीं होता तो हमें पता भी ना होता है कि ऐसा क्रिकेटर आएगा, है ना. हम रोहित शर्मा के साथ भी खुश होते. एक तो ये ना, ओ ऐसा हो जाता, मौसी के मूंछें होती तो मामा होते, ये इस आइडिया का ये वो है. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर आदमी को आके यही करना है, पर किस सोसाइटी के लिए आई शुड बिकम वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स. एंड अगेन आई एम सेइंग, मी बिकमिंग वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम माई पोलिटिकल वो. मे बी वॉट योर क्वेश्चन इज के टू बिकम द बिगेस्ट एक्टर, द मोस्ट फेमस एक्टर और मोस्ट लव्ड एक्टर. नहीं, इट्स मोर अबाउट यूटिलिटी. तो एज एन एक्टर अगर आपने 1 मिलियन लोगों को खुशी दिलाई है, एंड इफ बिकॉज ऑफ ए पॉलिटिकल स्टैंड यू आर नॉट अलाउड टू एक्ट एनीमोर, आई वुड कंसिडर एज अ डेविल्स एडवोकेट, आई वुड कंसिडर दैट एज अ नेट नेगेटिव टू सोसाइटी, क्योंकि वो 1 मिलियन की खुशी चली गई. नहीं, वो बिल्कुल है, पर उन 1 मिलियन को अगर ये जो भी 100 लोग थे जिनके लिए मैं आवाज उठा रहा था, उनकी मौत से फर्क नहीं पड़ता, तो मुझे उन 1 मिलियन लोगों की खुशी से कोई फर्क नहीं पड़ता. अगर आपकी खुशी कि अरे यार यू शुड बी न्यूट्रल ना, हाँ हाँ तो मार दिया तो क्या हो गया, आई एम सॉरी साहब, आई एम नॉट हियर टू एंटरटेन यू. मैं ना उस आइडिया में बिलीव नहीं करता कि ओह वी आर जस्ट एंटरटेनर्स. नहीं, आई एम अ ह्यूमन बीइंग, आई हैव अ थॉट, आई हैव अ कंडीशनिंग, आई हैव अ फैमिली, आई हैव अ सोसाइटी which I am answerable to. This society has given me so much. I am not that selfish person के ये बनना है. और जहाँ तक काम की बात है, हाँ ठीक है, हो सकता है इस तरह से ना हो. वही वाली बात कि ये फेमस वाला गेम है. इट इज नॉट एनीथिंग एल्स. एक्टर के तौर पे जैसे रोमन, उसका जब फॉल हुआ था एम्पायर का, तो एक्टर्स जो है उनको तो वहाँ पे बेचारों को बुला के काम करवाया जाता था. उन्होंने क्या किया, तब आपकी ना जो छोटी छोटी फोक फॉर्म्स पूरी दुनिया में ना वो डेवलप होना शुरू होती है. वो सड़क पे गए, उन्होंने जाके वहाँ पे काम किया. सोसाइटी मूव्ड फॉरवर्ड, इट ऑलवेज विल. तो ये ना एक आइडिया बना के ना कि एक ये डब्बा है, इस डब्बे के ही हिसाब से सब कुछ होना चाहिए, दैट इज नॉट द आइडिया. आई डू थिएटर. और अरे आप यादगार बन सकते थे, ओह व्हाट अ वेस्ट. भगत सिंह, मतलब इस आइडिया से तो भगत सिंह भी गलत है ना. 23 साल का लड़का था, इतना ब्रिलियंट माइंड था. 20-21 साल की उम्र में जो आदमी वो लिख रहा था, यहाँ आदमी 4 जन्म ले ले तब ना लिख पाए इतना सेंसिबल चीज. व्हाट अ वेस्ट यार. क्या कर रहा है, फांसी लग गई ना. अगर जिंदा रहता 60 साल की उम्र तक तो हो सकता है बहुत बड़ा फिलोसफर बनता और दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच जाती. अरे चंद्रशेखर आजाद, व्हाट अ वेस्ट यार. ही शुड हैव साइडेड विद उनके अंग्रेजों के साथ ना. मंगल सिंह को क्या जरूरत थी यार, गन के उससे फाड़ लेता, गाय के चर्बी के उसमें. व्हाई डिड ही हैव टू कि भाई मैं आके रिवोल्ट करूंगा, क्यों, व्हाई. ये तो सोसाइटी को जरूरत ही नहीं थी ना. उसका काम था सिपाही का. और ये उसका काम क्या था, में ही नाजी जर्मनी में इतने उनको मार दिया गया था ना. क्यों, बिकॉज देयर वर पीपल हु वर फॉलोइंग ऑर्डर्स. क्योंकि उनका काम क्या था, उनका काम यह था कि भाई मेरे हायर बंदे ने बोला है तो अब मैं इन 4 लोगों को उठाऊं इनके घर से और ले जाके गैस चेंबर में डाल दूं. ही वॉज जस्ट फॉलोइंग हिज ड्यूटी यार. ही वॉज बीइंग सेल्फिश, बिकॉज वो अगर आवाज उठाता तो उसकी नौकरी चली जाती, उसको भी तो अपने घर पे खाना खिलाना है. तो ये जो आर्ग्यूमेंट, जिनकी भी थ्योरी है मुझे नहीं पता, ये थ्योरी इस तरफ जाती है कि एवरीथिंग जो है ना, बेसिकली डोंट चेंज एनीथिंग, यू हैव अ रोल टू प्ले. ये कंप्लीटली एक बहुत प्रिविलेज्ड जगह से आने वाली थियरी है, बहुत ज्यादा. मैं वहां तक अग्री करता हूं कि हाँ, मेरा काम इसको आर्टिस्टिकली कम्युनिकेट करना है जितना हो सकता है. सो आई ट्राई कि मैं फिल्में उस तरह की चुनूं कि मैं स्कूप का हिस्सा बनना चाहता हूं, जो मीडिया के बारे में कोई बात करता है. मैं एक आर्टिकल 15 का हिस्सा बनना चाहता हूं. मैं इस तरह की चीजें, अभी हमारे और 1-2 शोज हैं जो बहुत ही, कि मैं यार एक इंक्लूसिव, एक अच्छी सोसाइटी के बारे में बात कर रहा हूं, तो मेरी आर्ट शुड रेजोनेट दैट. कि मैं जब आके उस पर रीडिंग करूं तो मैं पास्ट की कविताएं पढूं. पर मैं कविता पढ़ सकता हूं अच्छी, तो मैं कविता पढ़ के सुनाऊंगा. मुझे सड़क पे जाके जो है सेम तरह से नहीं करना.
करना मुझे सोसाइटी के लिए है, वहां पे मैं अपना रोल प्ले करूंगा ना। वहां पे मेरा रोल जो है वो है एक आर्टिस्ट का। ये कैपिटलिस्टिक कंज्यूमरिस्टिक आइडिया की वजह से टू बिकम द बिगेस्ट, एंड टू बिकम द बिगेस्ट व्हाट इज द बेसिक नीड? डोंट आस्क फॉर एनी चेंज इन सोसाइटी। ये तो इसका मतलब है कि किसी प्रिविलेज्ड आदमी ने लिखा है। कोई ऊपर बैठा हुआ आदमी कह अरे गरीब कहीं रिवोल्ट ना कर दे, तुम्हारा काम है बहुत अच्छी कुर्सियां बनाना, तो आप बस कुर्सी बनाइए। अब उसने बोला भाई साहब इस कुर्सी पे मैं तो बैठ ही नहीं पाता, आप मुझे बैठने नहीं देते। यार देखो तुम अपना रोल चेंज कर रहे हो, तुम्हारा रोल तो ये था ना सोसाइटी को आगे बढ़ाने के लिए। सो बहुत ही प्रिविलेज जगह से आते हैं, जो भी साहब हैं गलत है मेरे हिसाब से। सफदर हाशमी ने एक बार कहा था, इफ यू आर अ पोएट बी अ पार्ट ऑफ द रेवोल्यूशन, इफ यू आर अ पेंटर बी अ पार्ट ऑफ द रेवोल्यूशन, इफ यू आर एन आर्टिस्ट be a part of the revolution. If you're a scientist, be a part of the revolution. Art cannot be dissociated from society. फैज़ अहमद फैज़ की एक शायरी भी है, बोल के लब आज़ाद है तेरे, बोल ज़ुबान अब तक तेरी है, तेरी सुतवा जिस्म है तेरा, बोल के जान अब तक तेरी है। बिफोर वी स्टार्ट रैपिंग अप, मुझे आपसे इंडस्ट्री के बारे में भी पूछना है, द चैलेंजेस ऑफ एंटरिंग दिस इंडस्ट्री एंड वर्किंग इन इट। आपका टेक काफ़ी नुआंस्ड है, एज विद एवरीथिंग इन लाइफ। आपने काफ़ी कहा है पुराने इंटरव्यूज़ में कि ये स्ट्रगल को ग्लोरीफाई किया जाता है, बिकॉज हर जॉब में स्ट्रगल तो होता ही है, बट इन एक्टिंग इन पर्टिकुलर ये लोग खुद आए हैं बॉम्बे अपना पैशन चेज करते हुए, विच नॉट मेनी पीपल गेट टू डू। दैट इटसेल्फ इज अ प्रिविलेज। ऑफन पीपल आर स्ट्रगलिंग फॉर अ जॉब विच इज आउट ऑफ नेसेसिटी। इधर आप अपना पैशन चेज कर रहे हैं, एंड ऑफ कोर्स इट्स अ टफ इंडस्ट्री, सो देयर इज गोना बी सम स्ट्रगल इन्वॉल्व, बट इट्स ऑल्सो ट्रू कि दिस इज एन इंडस्ट्री विच इज सम अमाउंट ऑफ गेट कीपर्स। कुछ लोग तो नेपोटिज्म मानने को ही तैयार नहीं है कि होता है इंडस्ट्री में। और एक 2018 के इंटरव्यू में आपने कहा था देयर इज अ सेंस ऑफ फ्यूडलिज्म इन द इंडस्ट्री, कि देयर इज अ सेंस ऑफ हायरार्की। अभी भी सेट पे 4 फुट के टेंट लगते हैं। सो व्हाट आर सम ऑब्स्टिकल्स, चैलेंजेस यू हैव नोटिस्ड इन द इंडस्ट्री दैट अगर आज आपके पास एक जादू की छड़ी है, यू कुड चेंज, यू वुड चेंज इट? यार मुझे सच में इस तरह से नहीं पता। आई थिंक जो आपने पॉइंट्स बोले मोटे तौर पे वही पॉइंट्स हैं कि ये जो हायरार्की है सेट पे, ये नहीं होनी चाहिए। तो अगर मैं ये चेंज कर पाऊँ, ठीक है। हमारे यहाँ क्या हो गया है, वो एक यश चोपड़ा, मतलब कमर्शियल फिल्म्स के इतने बड़े डायरेक्टर, ताकि वो ऐसा ना लगे कि मैं सिर्फ वैसी बड़ी भारी आर्टी बातें करता हूँ। तो उन्होंने एक बहुत अच्छी लाइन बोली थी। उन्होंने बोला था कि फिल्म्स फ्लॉप नहीं होती, फिल्म्स के बजट फ्लॉप होते हैं। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यश चोपड़ा ही थे या इनमें से ही कोई था, यश जी थे शायद, कि फिल्म का बजट फ्लॉप हो जाता है। अभी क्या चल रहा है हमारे यहाँ ना, मसला यही चल रहा है। ये जो हायरार्की मेंटेन करने के चक्कर में लगे हैं ना लोग, उसमें यार इतना पैसा वेस्ट हो रहा है ये फालतू की चीजें प्रोवाइड करने में लोगों को। फिल्म पे सबसे कम पैसा लग रहा है। भौकाल कैसा रहे कि भाई इनके सेट पे भाई साहब इन्होंने तो उस दिन पूरे बम्बई में एक भी लाइट नहीं बची थी, सारी लाइट इनके सेट पे थी, क्या शूट कर रहे हैं ये, ओ माय गॉड। इन्होंने उस दिन पूरे बॉम्बे में एक भी वैनिटी नहीं बची थी, सारी वैनिटी इनके यहाँ थी जिस दिन दे वर शूटिंग दिस सीक्वेंस। बहुत अच्छी बात है, पर ये बोस्ट करने वाली बात कैसे है यार? आप मुझसे फिल्म के बारे में बात कीजिए ना, ये वो नहीं करेंगे। तो पंगा ये हो रहा है कि ये हायरार्की जो है इनको अंदर से खा रही है, पर इनको समझ में नहीं आ रहा है। तो ये तो हटनी ही चाहिए। बाकी यार ऑब्स्टिकल्स के तौर पे ना, आई थिंक वो बंद करने की जरूरत है। मुझे पता नहीं ऑब्स्टिकल्स क्या है। आई थिंक सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल है ये जो फॉर्मूला का आइडिया है कि फॉर्मूला ये चलता है। आई थिंक एक लौती चीज कोई भी एक बेसिक सेंसिबल समझदार आदमी ऑब्जर्व कर सकता है, वो ये है कि जब जब आपने फॉर्मूला फॉलो करने की कोशिश की है, आपकी फिल्म फ्लॉप हुई। मैं कह रहा हूं, अभी एक बड़ा सिंपल सा मैं एग्जांपल दे रहा हूं। मैंने देखी नहीं है दोनों ही फिल्में, बट एक फॉर्मूला के तौर पे मैं सिर्फ उसको सामने रखना चाहता हूं कि एक ही प्रोडक्शन हाउस से 2 फिल्में आई अभी पीछे 2 महीने में, ठीक है। मैं नाम नहीं लूंगा, आप समझ जाएंगे, सभी लोग ऑडियंस भी समझ जाएगी। एक में न्यू कमर्स थे, इट बिकेम अ ब्लॉकबस्टर। एक में बहुत बड़े स्टार्स थे, इट डिडंट वर्क एट ऑल। यानी कि ये तो आइडिया गलत है ना कि यही होता है। बेसिकली मेक अ गुड फिल्म, इट विल वर्क।
दैट इज हाउ इट वर्क्स यार, कहीं भी। और हम ये कब से देखते आ रहे हैं, मतलब हर हर दशक में, बल्कि हर 2 साल में एक ऐसी फिल्म आई है कि एक कोई नए लोग थे, इस लड़के को कोई नहीं जानता था एंड ये लड़का शाहरुख खान बन गया, इस लड़के को कोई नहीं जानता था ये अमिताभ बच्चन बन गया, फलाना कोई नहीं था ये ढमकाना बन गए। दिस इज हाउ इट वर्क्स ना। आई थिंक ये सबसे पहले तो बदलने की ज़रूरत है, जिसके अंदर ना ऑटोमेटिकली ये जो आपका ये नेपोटिज्म वाला रहता है और ये जितने भी डिबेट्स हैं ये अपने आप सॉल्व हो जाती हैं फिल्म बनाने में, अगर लोग ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लगे। मैं सिर्फ मैजिक वॉन्ड से ना लोगों के सोच पे एक वो डालना चाहूँगा कि भाई फिल्म बना ले यार, प्रोजेक्ट मत बना। हमारे यहाँ ना प्रोजेक्ट बना रहे हैं सब, फिल्म नहीं बना रहे। कहानी और वो तो आखिरी चीज है जिसके बारे में सोचना है। कितना कॉस्ट होगा, कितना फिर रेवेन्यू आएगा, कितना मार्जिन है बस। और सेटअप किसको ले लें तो क्या हो जाएगा, इस इन्फ्लुएंसर को लेंगे तो इसके इतने फॉलोअर हैं और उसको लेंगे तो ये लेंगे। ये दिख भी रहा है। अबे भाई कास्टिंग करके ऑडिशन कर लो, अच्छे एक्टर जो तुम्हारे कैरेक्टर्स को सूट करते हैं, टेक देम, मेक अ नाइस फिल्म, रिलीज इट, लोग देखेंगे और लोग उसको हिट भी करवाएंगे। पर मैं कह रहा हूँ वो फॉर दैट मैटर एग्जाम्पल अभी वो तो जान पहचान के ही लोग हैं तो बोल सकता हूँ 12th फेल। भाई उस टाइम पे नहीं लगा रहे थे ना लोग विक्रांत पे पैसा। विधु विनोद चोपड़ा को लगा कि विक्रांत वुड बी द राइट चॉइस, उन्होंने लेके बनाई फिल्म, चली ना, वो उस साल की वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रॉसर रही है ना। तो यानी कि भाई आप सही आदमी को लेके फिल्म बनाएंगे तो फिल्म चलेगी, क्योंकि फिल्म जो है वो लोगों से कनेक्ट कर गई। वहीं पे फिर पिछले 5 साल में तो पूछिए ही मत कितनी फ्लॉप आई हैं बड़े बड़े एक्टर्स की और एक्ट्रेसेस की। तो यही है भाई। मैसेज हैज बीन सेंड, मैं भेज दूंगा इन सबको, प्रोडक्शन हाउस को ये वीडियो भेज दूंगा। लेट्स स्टार्ट रैपिंग अप बिफोर वी गो इनटू द क्लोजिंग क्वेश्चंस। मैं जानना चाहता आपने क्या मास्टरपीस बनाया है लेगो के साथ, मैंने क्या बनाया? अरे तोड़ दे, अरे मुझे पसंद नहीं दूसरे का काम साहब। ये तो ऐसा लग रहा है कोई बहुत ही, ये बुर्ज अल अरब बना दिया क्या आपने? तो वही बनाया था, है ना? आपने क्या बनाया? मैंने कुछ नहीं बनाया, मैंने 4 चीजें ऐसी जोड़ के कुछ तो लग क्या रहा है? खड़ा कर दिया। आप बताइए आपको क्या लग रहा है? वही वाली बात, हमने आर्ट क्रिएट कर दी, इंटरप्रिटेशन ऑडियंस की है। अगर ये बुर्ज अल अरब है तो ये वो DIFC का गेट है। सारे दुबई के स्काईलाइन के एक साथ बना देंगे तो ये भी कुछ बन जाएगा साथ। वाह, ये तो अंबानी का घर लग रहा है। दुबई के स्काईलाइन में आई गेस नहीं है, बट आ सकता है। Okay, great. Final 3 questions. What are some books, movies, role models that have strongly inspired you? Recommendations चाहिए. I think authors में I would say अगर आप बाहर का पढ़ना चाहिए मेरे हिसाब से, तो मेरे जो फेवरेट हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा मुझे इंस्पायर किया है वो हैं दोस्तोयेव्स्की, फियोदोर दोस्तोयेव्स्की। उनकी कुछ भी चीज़ उठा के पढ़ लीजिए, ऑल टाइम फेवरेट मेरा क्राइम एंड पनिशमेंट ही है। इडियट भी बहुत ज़्यादा पसंद, खैर क्या दोस्तोयेव्स्की के बारे में मैं क्या ही बोलूँ, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एवर। तो आप उन्हें पढ़िए जिन्होंने मुझे इंस्पायर किया, है ना। गैब्रियल गार्सिया मार्केज ने मुझे बहुत इंस्पायर किया है, उनकी शॉर्ट स्टोरीज से लेकर उनकी एवरीथिंग। मार्केज बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे, उन्होंने किया है। उसके अलावा ओरहान पामुक भी बहुत पसंद है, टॉल्स्टॉय बहुत ज़्यादा पसंद है। तो हैं, मतलब वो तो पढ़ते रहते। इंडिया में अगर आएँ तो प्रेमचंद, यार प्रेमचंद ने बहुत ज़्यादा सिखाया है। आई थिंक हिंदुस्तान समझने में बहुत ज़्यादा हेल्प प्रेमचंद ने की है। एक बुक है जो मैं हमेशा बोलता हूँ लोगों को पढ़ने के लिए, गिफ्ट भी करता रहता हूँ, वो है राग दरबारी, श्री लाल शुक्ल की एक किताब है। अगर आपको देहात समझना है हिंदुस्तान का तो आप वो किताब पढ़िए। तो जहाँ असली हिंदुस्तान बसता है जो बोला जाता है, उसको समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, और हंसते हंसते पागल हो जाएंगे। वन ऑफ द बेस्ट सटायर्स एवर। उसी सटायर में सिंपल तौर पे हरिशंकर परसाई आ जाते हैं, वो मेरे गो टू राइटर हैं। बीच बीच में कुछ समझ में नहीं आ रहा, परसाई जी उठा लो, मौज आ जाती है। बाकी राही मासूम रज़ा, उन्होंने बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया है हम लोगों को, मतलब इतना इंस्पायर किया है मुझे भी और मेरी वाइफ को भी कि हमारी बेटी का नाम राही है, तो वी जस्ट लव हिज राइटिंग। तो मोटे तौर पे ये है राइटर्स के तौर पे। किताबें बहुत है यार। देखिए मुझे क्या लगता है, सॉरी मैं थोड़ा आपका टाइम ज़्यादा ले रहा हूँ, पर एक हमारे मैं तो पूरे दिन इधर भास्कर चंद्रवर्कर एक म्यूजिक डायरेक्टर हुआ करते थे NSD में, वो म्यूजिक कंपोज करते थे, रविशंकर जी के डिसाइपल वगैरह थे, ही पास्ड अवे।
उनके साथ बड़ा एक कमाल एक्सपीरियंस हुआ था। वो नहीं होते कुछ लोग कि आप ऐसे ही कि यार अरे यार भास्कर सर सामने हैं, कुछ ना करते हैं, तो आपने जाके ना ऐसी रैंडम कोई भी टॉपिक फेंक दिया सामने कुछ भी, ही विल नो अबाउट इट, और वो उसके बारे में आपको ऐसी परफेक्ट इन्फॉर्मेशन देंगे और इतनी बढ़िया मतलब नॉलेज देंगे, एक्चुअली इन्फॉर्मेशन नहीं देते थे। तो एक बार हमें लगा यार उनको ना, फिर वो होता है ना ऑब्जर्व करेंगे, 20-21 साल का था मैं तब, पीछे भटक रहे हैं, तो लाइब्रेरी में वो गए, तो उन्होंने किताब निकाली, तो मैंने भी ऐसे कोई किताब फेमस से उठा के ना उनसे बगल में जाके बैठ गया। मैंने देखा, मैंने कहा सर, वो बोले अरे, मैंने कहा सर क्या पढ़ रहे हैं? उन्होंने ऐसे पढ़ रहे थे, उन्होंने ऐसे ना कवर देखा, उसका नाम देखा, उन्होंने बोला कुछ ये है। मैंने कहा कुछ ये है मतलब आपको पता नहीं? उन्होंने कहा नहीं यार जीशान, मैं ना किताब सोच के ऐसे नहीं पढ़ता हूँ। उसने बोला मैंने बहुत पहले से ही बना रखा है कि कोई भी किताब उठा लो और पढ़ लो। उसने बोला वो क्या नहीं होना चाहिए, कम से कम ये तो सिखा के जाएगी, तो सिखाएगी कुछ ना कुछ। तो आई थिंक वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। मुझे लगता है कि मैं भी ना वो बीच बीच में ट्राई करता हूँ कि रैंडमली उठा के देखते हैं ना क्या है, हो सकता है कुछ अच्छा हो, और निकल आता है। ऐसे मेरे लिए तो तभी रिलीज हुई थी काइट रनर, लिटरली वो ऐसे ही उठाई थी मैंने, तब वो इतना मशहूर भी नहीं हुई थी। कहाँ पे तो हम थे, मेरा भाई भी साथ में था, उन्होंने बोला अरे ये कुछ उसके बारे में ऐसा पता नहीं है, नई नई आई है, वो अलग शेल्फ में रखी हुई थी, मैंने उठा ली वो। आई रेड इट एंड आई वाज लाइक भाई ये क्या किताब है। देन वो तो फिर वो बन गई वन ऑफ द ग्रेटेस्ट नॉवेल्स। पर ये होता है, ठीक है। फिर आपने बोला फिल्म्स, फिल्म्स या फिल्म मेकर्स? दोनों बोल दीजिए, और एक्टर भी बोल दीजिए। हाँ तो यार फिल्म मेकर्स में मैं बहुत ऑनेस्टली बताऊं भाई, मेरा ना मसला ये है कि मैं ना बहुत ज़्यादा फेवरेट्स वाला आदमी हूँ नहीं। मैं ना पर्टिकुलर काम ज़्यादा मुझे पसंद आता है रादर दैन कि इस आदमी का सब अच्छा है। मैं उसमें एज अ स्टूडेंट अगर आप एक फिल्म मेकर और एक एक्टर मुझे स्टडी करना चाहिए, हु शुड इट बी? कि इंडिया में बताता हूँ मैं, क्योंकि वो ज़्यादा बेटर है, वो ज़्यादा इंडियन ऑडियंस से देखने वाली है। आई वुड से यार उधर तो वो तो सब पता ही है आपको, घटक और वो सब तो जानते ही हैं सब, सत्यजीत रे और इन लोगों को तो वो करा ही है, अदूर गोपाल कृष्ण, ये सब तो है। मैं कहता हूँ हिंदी मतलब बेसिक तौर पे ना वो मेंटेन करते हुए बिमल रॉय को देखना चाहिए, क्योंकि अभी की जनरेशन ने तो उनको भी नहीं देखा होगा आई एम श्योर, तो उनको देखना चाहिए। विजय आनंद को देखना चाहिए। मैं अभी ना बिल्कुल ही हिंदी कमर्शियल सिनेमा के तौर पे बोल रहा हूँ, तो इनको पक्का ही देखिए। गुरुदत्त की कुछ फिल्में, जैसे खासतौर पे प्यासा, एक फिल्म जो देखे बिना कुछ नहीं हो सकता, वो मेरा मानना है प्यासा है। मदर इंडिया एक वो फिल्म है जिसने मुझे बहुत इंस्पायर किया लाइफ में। और सत्या डेफिनेटली एक फिल्म है जिसने लाइफ में बहुत कुछ चेंज किया। मुन्ना भाई मुझे बहुत पसंद है, दोनों कमाल, मतलब ओहो क्या फिल्म है, बहुत ज़्यादा अच्छी फिल्म है। आनंद एक फिल्म है, वो जो हम अभी बात कर रहे थे ना इतने टाइम, ह्यूमन वाली, आनंद इज दैट फिल्म। दैट इज व्हाट यू नीड टू बी एंड नॉट सेल्फिश, दिस इज व्हाट यू नीड टू बी, आनंद। और हाँ यार मतलब ये अभी टॉप ऑफ द हेड। एक एक्टर जिसको स्टडी करना चाहिए? बड़ा आसानी, और मैं क्यों बोल रहा हूँ मैं उसका वो भी दे देता हूँ कि एक बार बहुत कमाल किस्सा हुआ था हमारा। तो मनोज पाहवा जो एक्टर हैं, मनोज पाहवा जी, उनकी बर्थडे थी, तो हम इनवाइट किए गए थे रिलेशन की वजह से। तो सीमा जी हैं, उन्होंने बुलाया, हम गए। उन्होंने बोला ऐसे ही हमने कुछ घर घर के ही लोगों को बुलाया है, आ जाओ। मैंने घर घर हम ऐसे टहलते हुए गए, दरवाज़ा खुला, हमने ऐसे लेफ्ट में मुड़ के देखा, धक्क से हो गया रह गया। तो सुप्रिया जी बैठी हैं, सुप्रिया पाठक, रत्ना पाठक बैठी हैं। इधर थोड़ा सा और पैन किया हमने अपनी नज़रों को, तो पंकज कपूर एक कुर्सी पे बैठे हुए हैं। मैं थोड़ा सा और पैन किया, नसीरुद्दीन शाह एक कुर्सी पे बैठे हुए हैं। थोड़ा सा इधर करा तो ओमपुरी साहब सब घर के लोग सेटी पे बैठे हुए हैं। उनके बगल में वीरेंद्र सक्सेना बैठे हुए हैं। तो हमें तो ना कुछ समझ ही नहीं आया, मैं और मेरी वाइफ से, हम दोनों ने चुपचाप एक मूढ़ा लेके ऐसे कोने में आके ऐसे करके हम बैठ गए, एंड दे वर टॉकिंग अबाउट स्टफ। और वो ये होता है ना कि आपको कॉन्फिडेंस आता है कि कुछ तो सही, सोच तो कम से कम सही है हमारी। उनके डिस्कशन में जिक्र आया बलराज साहब का, एंड द वे ऑल ऑफ देम वर टॉकिंग अबाउट बलराज साहब,
क्या रे यार, वो तो क्या एक्टर था, वो वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मर इंडिया हैज एवर सीन, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एक्टर्स। बलराज साहब अगर फलाना रोल करते तो पता नहीं क्या हो जाता। एंड ऑल ऑफ देम वर अग्रीइंग। तो वही वाली बात है कि जब इतने ग्रेट एक्टर्स जो हैं वो किसी एक एक्टर के बारे में बात करें तो सडनली मुझे हुआ था कि ओ माय गॉड, कुछ तो सही है, कम से कम सोच तो मेरी ठीक थी। तो मुझे ना बहुत ज़्यादा पसंद थे बलराज साहब शुरुआत से। एंड आई वाज लाइक कि अगर इन दिग्गजों ने बोल दिया, जिनको भी हम स्टडी करते हैं, इन लोगों की फिल्में रोक रोक के हमने देखी हैं कि अरे यार ये क्या किया इन्होंने, वो लोग भी जब बोल रहे हैं तो आई थिंक आई वुड से बलराज साहब को आप अच्छे से घोंट के पी जाइए। आप रॉबर्ट डी नीरो हैं फॉर श्योर। मिफूने इनके तारकोस्की के एक्टर हुआ करते थे, रोशमन में थे और एक्चुअली ऑलमोस्ट सारी फिल्मों में होते थे, वो थ्रोन ऑफ ब्लड में भी थे सब में। मिफूने एक एक्टर है जिनको स्टडी करना चाहिए इन टर्म्स ऑफ बॉडी लैंग्वेज एंड एनर्जी स्क्रीन पे। वेरी गुड एक्टर एंड एटीट्यूड। बाकी यार ओम पुरी साहब, उफ उफ, वो ना एक अलग अलग लेवल है भाई। जैसे कुछ एक्टर्स होते हैं जो कि ना पूरा बदल गए। तो आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, सॉरी, ये बड़ा ज़रूरी है, जो एक्टिंग एस्पिरेंट्स है ना उन लोगों को ये समझ में आएगा। एक बड़ा फेमस प्ले है आधे अधूरे, नाम है उस प्ले का, मोहन राकेश का प्ले है। इट्स अ वेरी फेमस प्ले। बेसिकली 5 मेल कैरेक्टर्स हैं, एक फीमेल कैरेक्टर है और उनके 2 बच्चे हैं, जिसमें एक फीमेल है और एक मेल है, वो छोटे बच्चे हैं। तो क्या आइडिया क्या है प्ले का कि वो एक ही औरत जो है वो कैरेक्टर प्ले करेगी, सावित्री का, और वो 5 जो मेल कैरेक्टर्स हैं वो भी एक ही एक्टर प्ले करेगा। सो आइडिया वाज कि बेसिकली ना उस औरत की लाइफ में जो भी मर्द आ रहे हैं ना, ऑल ऑफ देम आर सेम, दो दे आर डिफरेंट बट ऑल ऑफ देम आर सेम। सो इट्स अ वेरी वेरी गुड प्ले, वेरी फेमस, वन ऑफ द बेस्ट मॉडर्न हिंदी प्लेज। आधे अधूरे आप किसी से भी पूछेंगे पता होगा। उसके साथ में ये बोला जाता है कि बहुत सारे स्किल्ड एक्टर्स थे जो कि ना उसे जस्टिफाई नहीं कर पाए, क्योंकि हो ये रहा था कि आफ्टर वॉचिंग द प्ले लोग आते थे और आके कहते थे क्या एक्टर है यार, 5 कैरेक्टर में आवाज बदल गई, बॉडी बदल गई, फलाना सब चेंज कर दिया, कमाल है। वो कहते हैं एक मनोहर सिंह जी के लिए बोला जाता है कि उन्होंने जस्टिफाई किया था। व्हाट ही डिड, उन्होंने सिर्फ एटीट्यूड चेंज किया। He did not change so many things कि अटेंशन उधर चली जाए। वरना होता क्या है कि हम जब देखते हैं ना किसी एक एक्टर को एकदम से बदल गया, ओ माय गॉड यार ये तो बहुत अच्छा एक्टर है, नाउ वी आर नॉट लिसनिंग टू द प्ले, नाउ वी आर ऑब्जर्विंग दैट एक्टर्स स्किल्स, ट्रांसफॉर्मेशन कैसे कि किया। अरे यार इतना बढ़िया कैसे कर सकता है ये। हम कहानी वानी भूल गए, तो प्ले जो बात कर रहा है हम उसको भूल चुके हैं। इन्होंने ये अचीव कर लिया था। पुरी साहब के साथ वो है, ओम पुरी साहब। ओम पुरी साहब कुछ नहीं बदलते थे, ओम पुरी साहब होते, लेकिन वो कभी ओम पुरी साहब नहीं होते थे। तो वो सादी एक शर्ट पहन रखी है, पैंट पहन रखी है, पर वही सादी शर्ट पैंट में वो पार्टी वाला रिवोल्यूशनरी भी है, वो गुप्त में पुलिस वाला भी है, वो हल्का सा उसको सफारी कर दो तो वो चाची 420 में कॉमेडी भी ऐसी कर देंगे कि दिमाग खराब हो जाए, वो वही कपड़े बदलते हुए अर्ध सत्य भी कर देंगे, वो आक्रोश में भी खड़े हो जाएंगे। ऑल दीज कैरेक्टर्स आर डिफरेंट पीपल, बट ही नेवर वॉज चेंजिंग कि अच्छा मैं मुंह पे कुछ कर दूं और मैं यहाँ पे कुछ बदल दूं। और सो आई थिंक दैट इज ग्रेटनेस, कि आप कैसे एटीट्यूड से कैरेक्टर चेंज होता है रादर देन ये एक्सटर्नल फैक्टर्स, वो भी इंपॉर्टेंट है, बट मेन थिंग इज हिज आईज यूज टू चेंज। ओम पुरी साहब, तो आई थिंक वो एक एक्टर हैं जिनको ऑब्जर्व करके बहुत ज़्यादा सीखा जा सकता है। आई थिंक टेक्निकली वन ऑफ द ग्रेटेस्ट। आई थिंक मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, अनुपम खेर, परेश रावल एंड नसीरुद्दीन शाह का आई थिंक इंटरव्यू था, अनुपम खेर का शो था आई थिंक, उसमें वो बता रहे थे कि ओम पुरी इज प्रॉब्ली द मोस्ट टेक्निकली गिफ्टेड एक्टर द फिल्म इंडस्ट्री हैज एवर सीन। द नुआंसेस एंड द स्मॉल चेंजेस दैट ही यूज्ड टू मेक कोई पकड़ भी नहीं पाता था, बट you could see it on screen. It was great actor. Last 2 questions. What would you like your legacy to be? कैसी निशानी छोड़ना चाहते हैं आप? अरे कुछ नहीं, अरे क्या लेगेसी छोड़ेंगे यार, ये ना मुझे लगता है ये इसने आधी तो लोगों की जिंदगी खराब कर रखी है। अच्छा, मैंने एक बड़ी सिंपल सी बात बोलता हूँ हमेशा, ये नए बच्चों के लिए जो परेशान भी रहते हैं ना बहुत ज्यादा, नहीं मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप रहते हैं, जनरली मैं हो सकता हूँ बात कर रहा हूँ। हर आदमी ने अपने ऊपर एक बुक लिखने में लगा है और उसमें ना वो ट्रैजिक हीरो है। जिस दिन आपने ये बुक लिखनी बंद कर दिया ना, लाइफ इतनी शॉर्ट हो जाएगी।
हम ना जी नहीं रहे, हमें ना, हम सब ना लग गए लेगेसी बनाने में। काहे की लेगेसी भैया? यार देखो, मैं एक बड़ी सिंपल सी बात कहता हूँ कि जिस दिन मरे, ठीक है, मैं कह रहा हूँ आप अगर किसी भी तौर पे जा रहे हो, मैं कह रहा हूँ आप पुनर्जन्म के आइडिया पे जाते हैं। आपको याद है अभी पिछले जन्म में आप क्या कर रहे थे? नहीं ना, तो नहीं रहेगा आपके लिए, इट वोंट मैटर। अगर आप एब्राहिमिक रिलीजन्स के हिसाब से जाते हैं तो आफ्टर लाइफ में जब चले जाएंगे तो फर्क ही नहीं पड़ता कि लोग कैसे याद कर रहे हैं आपको, आपके अलग ही दुनिया शुरू हो गई है ना? ये तो क्षणभंगुर वक्त बन जाएगा। और मैं कह रहा हूँ कि एक सिंपल साइंटिफिक तौर पे बत्ती टप बंद हो जाएगी, तो क्या ही फर्क पड़ेगा? तो ना, जो चीज़ हमारे कंट्रोल में ही नहीं है, हमारी है ही नहीं, उस पे लोग इतनी मेहनत और इतना दिमाग खपा दे रहे हैं कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, आसपास थोड़ा एक अच्छा वक्त बिताना और एंजॉय करना, हम वो ही नहीं कर रहे। मुझे काम करने में मज़ा आता है, मैं लगातार काम करता रहूँगा। आई वॉन्ट टू बी द फाइनेस्ट एक्टर दिस वर्ल्ड हैज़ एवर सीन। ये मेरा जिंदा रहते में ही अचीव करने का। लेगेसी वगैरह मुझे नहीं पता भाई, लेगेसी किसी की नहीं रहती, वो सब भूल जाते हैं। तो इरफान साहब ने भी एक बार बोला था कि कोई याद नहीं रखता बाद में। अभी के बच्चे यार, उनको नहीं पता होगा दिलीप कुमार कौन थे, दे वोंट नो। आज से 20 साल बाद रॉबर्ट डी नीरो हो सकता है ना पता हो लोगों को, अमिताभ बच्चन नहीं पता होंगे। तो जब इतने बड़े बड़े नाम बनने के बाद कुछ नहीं हो रहा तो क्या, तो आप लेगेसी करोगे, अच्छा काम करो। कोई फिल्म देखे जब आपकी, जो हमने फिल्में की हैं, आज से 50 साल बाद कोई बच्चा देखे और वो बोले यार बड़ा अच्छा एक्टर है यार, पता नहीं इसके बारे में हमें पता नहीं था, बहुत है यार, ये तो बड़ी बात है। वो बोले यार मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैं बड़ा इंस्पायर हुआ उसकी परफॉर्मेंस देख के। आई थिंक दैट वुड बी ग्रेट फॉर दैट पर्सन, या पर उस टाइम पे जो हमारे कोई लोग बचे होंगे। हमें तो आपको शायद फ़र्क नहीं पड़ा, हमें पड़ता है। आपने जो किरदार निभाया है, आई थिंक इट मेक्स अ डिफरेंस, फ़र्क पड़ता है। थैंक यू भाई। ऑल द रोल्स यू हैव डन, जो खुशी पहुंचाई है, वॉचिंग यू ऑन स्क्रीन, द वे यू हैव चेंज दिस कैरेक्टर्स, आई थिंक इट मेक्स अ डिफरेंस। थैंक यू सो आखिरी सवाल, बहुत आसान सवाल है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ? मच। मोहम्मद ज़ीशान अय्यूब। मीनिंग ऑफ लाइफ ऐसा बहुत आसान है। मीनिंग ऑफ लाइफ, यार नहीं पता। आई थिंक पूरे टाइम ना एक एवर चेंजिंग प्रोसेस में रहना, और आगे लोगों के साथ मिल मिला के एक खुशहाल जिंदगी, और खुशहाल जिंदगी तभी होती है जब आसपास के लोग भी खुश हों, एक वो करते हुए ना आगे बढ़ते जाना है। पास्ट के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना और फ्यूचर के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना। प्रेजेंट को जीना इज लाइफ फॉर मी। कि इस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट आप हैं मेरी ज़िंदगी में, जब हम बैठ के यहाँ पे बात कर रहे हैं। अभी नथिंग एल्स मैटर्स। बाहर जाऊंगा देन वी डोंट नो क्या बदलेगा। अभी का ये सच है ना, अच्छी बात हो रही है ना, मुझे अच्छा लग रहा है आपके साथ वक्त बिता के। दिस इज लाइफ फॉर मी, दिस पॉडकास्ट राइट नाउ इज लाइफ, दैट इज व्हाट आई बिलीव। लिव इन द प्रेजेंट, आई कैन गेट बिहाइंड दैट मीनिंग। सर, अगर लोग आपके साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, अगर वो जानना चाहते हैं आपके नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स क्या है, हाउ डू दे फाइंड यू, हाउ डू दे कनेक्ट विद यू? यार इंस्टाग्राम पे डल ही जाता है कुछ ना कुछ कभी ना कभी कर आके, तो उसमें वही @MOHD ज़ीशान अय्यूब यही हैंडल है। उसमें लोग उसमें मैं डाल देता हूँ, जबकि मैं बहुत कम जाता हूँ सोशल मीडिया पे। बाकी वो है, बाकी ऐसे ही कभी और मुलाकात होगी तो हम बताते रहेंगे, तो आप बताइएगा लोगों को। मैं ज़रूर बताऊंगा। सर, थैंक यू सो मच, दिस हैज बीन एन ऑनर फॉर मी। थैंक अरे यू। भाई थैंक यू, मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया। हाँ, ये मैं बोलना चाहूँगा यार, बहुत कमाल सवाल पूछे आपने, और आई एम श्योर आपको पता ही होगा। ये इतनी डिटेल में कोई बात नहीं करता, इतनी डिटेल किसी को नहीं पता होती, इतनी रिसर्च कोई नहीं करता है सामने वाले पे। इतने इंटरेस्टिंग सवाल लाके, मतलब आई एम ग्लैड कि आपने ये नहीं पूछा कि भाई आपका तीनों खान में से कौन फेवरेट है। आपने सवाल पूछे, एंड थैंक यू सो मच। मतलब मुझे इतना खुल के, मैंने पता नहीं कितने वक्त बाद ना, यार बहुत अच्छा है। एक पार्ट 2 करेंगे पक्का यार, मतलब आपके साथ तो ये सवाल, मतलब ये तो मैं ले जाऊं तो ये सिखाने वाली चीज़ है, और मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। आप जो सवाल इन लोगों ने पूछे हैं, अगर ये आप पहले डालेंगे तो मैं उसके लिए बोल रहा हूँ। नहीं पूछते लोग बुला लेते हैं पॉडकास्ट पे कि हाँ हाँ व्यूज़ मिल जाएंगे, बट दे डोंट डू देयर रिसर्च। इनका पता लग रहा है एक भी गलत चीज़
नहीं आई, इन्होंने चीज़ें मेरी देखी हैं, इन्होंने समझा है कि ये किस तरह का इंसान है, इन्होंने अपने सवाल उस तरह से बनाए कि ज़ीशान अयूब से अगर बात करनी है तो कैसे बात करनी चाहिए, तो विच इज़ ब्रिलियंट यार। थैंक यू सो मच।